नमस्कार दोस्तों। कर्म भूमि का एक और कार्यक्रम लेकर हम फिर आप सबके सामने आज उपस्थित हुए हैं। मैं प्रीति अज्ञात अपनी साथी नीरजा भटनागर एवं समस्त कर्म भूमि टीम के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आज जो हमारी मुलाकात है वो 3 कोविड योद्धाओं से होने वाली है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम लोग खासतौर से हम स्त्रियां जिस तरह की पारिवारिक संरचना में रह रहे हैं, वहां पे अधिकांशतः बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर ये समझिए कि हमारे बीमार होने से ही जो घर है वो पूरा का पूरा उलट पुलट हो जाता है। तो स्त्रियां जो होती हैं बीमारी में भी घर संभालने की बहुत कोशिश करती हैं कि जितना डायरेक्शन दे सकें, जितना उठ उठ के कर सकें वो कर लें। लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अगर आप एक बार पॉजिटिव हो गए तो आप फिर कहीं भी, कहते हैं ना, आपका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोविड पॉजिटिव होकर एक अलग कमरे में जीवन बिताना न केवल शारीरिक रूप से बल्कि कहूंगी भावनात्मक रूप से भी बहुत कठिन होता है। लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करके और पॉजिटिव से नेगेटिव होकर या पॉजिटिव से नेगेटिव होने की जो कहानी है उसको साझा करने के लिए आज हमारे साथ नीता व्यास जी, विनीता कुमार एवं चेतना अग्रवाल जी जुड़े हैं। वे अपनी बात आप तक पहुंचाएं। उससे पहले मैं चाहूंगी कि उनका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दे दूं। नीता जी ने बीए अंग्रेजी साहित्य से और एमए हिंदी साहित्य से किया हुआ है, और काफी लोग जानते भी हैं कि उनको कई भाषाएं आती हैं और फ्रेंच और चाइनीज भाषा का उनको अच्छा अभ्यास है। हिंदी अंग्रेजी गुजराती में तो हम जानते ही हैं कि वो निपुण है। गुजराती बुक क्लब और कर्मा फाउंडेशन के साथ कार्यरत हैं और अनुवाद का भी काम करती हैं, गुजराती और हिंदी भाषा का। मॉडरेटर मंच संचालन का भी काम उन्होंने किया है और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी वो विशारद हैं, चित्रकला भी करती हैं, पूरी तरह से एक कलाकार हैं। स्वागत है आपका नीता जी। विनीता बिहार राज्य के मिथिलांचल में जन्मी है। हिंदी साहित्य से एमए किया हुआ है। विनीता ने लेखन में खास रुचि है, हिंदी भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में लिखती है और 4 साझा संग्रहों में विनीता की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उनका एक एकल काव्य संग्रह भी है, इंद्रधनुष नाम से। दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो में आपके कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है। और लेखन के साथ साथ विनीता को पेंटिंग में भी बहुत रुचि है और बिहार की जो प्रसिद्ध मधुबनी कला है, मधुबनी पेंटिंग आपकी, उसकी वो कलाकार हैं और मैंने भी इनकी प्रतिभा के बहुत नमूने देखे हैं, बेहद शानदार बनाती हैं। स्वागत है विनीता आपका भी। चेतना अग्रवाल, चेतना जी समाज सेवा से जुड़ी हैं और गूंज एनजीओ है के साथ काम कर रही हैं। आपको भी लिखना बहुत अच्छा लगता है और काफी क्रिएटिव हैं, आप उनसे बात भी करेंगे तो बड़े ही काव्यात्मक तरीके से उसका रिप्लाई मिलता है। चेतना ने बीएससी बीएड किया हुआ है और आप पहले एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती थी। आप तीनों का स्वागत है, अभिनंदन है और मैं चाहूंगी विनीता की अब आगे का कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। कर्म भूमि मंच को जो हस्ताक्षर के साथ में जिन्होंने आज हमें ये स्थान दिया है कि यहाँ पे हम विनीता, अगर आपने ईयरफोन लगाया है तो हटा दीजिए। नहीं, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है। आवाज वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लीजिए लैपटॉप की। हाँ, अभी ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, अभी ठीक है। ओके। धन्यवाद कर्म भूमि। अभी इन दिनों जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, हर तरफ जो दहशत एक दिख रहा है, कोरोना, उसकी ट्रीटमेंट, पोस्ट कोविड प्रभाव, इन सबको लेकर जैसे दहशत फैली हुई है, ऐसे में अहमदाबाद स्थित कर्म भूमि और ई पत्रिका हस्ताक्षर के हमें जो यह मंच दिया है उसके लिए मैं उनको काबिल तारीफ है, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक मिनट, कहीं से आवाजें आ रही हैं। अच्छा, जरा माइक म्यूट करा दो। हाँ, जिनका भी ऑन है वो म्यूट कर दें। विनीता आप चालू रखिए।
तो ये सच है कि इन दिनों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की और सकारात्मक सोच रखने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम तीनों का अनुभव, मेरा, नीता जी का और चेतना जी का जो अनुभव है, वो जागरूकता को और सकारात्मक सोच दोनों को बढ़ाने में निश्चित रूप से मददगार साबित होने वाले हैं। आज हम तीनों ही कोविड से गुजरकर आज स्वस्थ हो रहे हैं। ये सच है कि भारत देश में जैसी स्थिति है उसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो आपको न्यूज़ से और हर जगह से आपको पहले से ही पता है। इसकी लड़ाई, कोरोना की लड़ाई कैसी है, लगभग एक जैसी ही है सबकी, लेकिन फिर भी सबके अनुभव अपने परिवेश के अनुसार थोड़े से अलग हो सकते हैं। और ये सच है कि जो पेशेंट है वो परेशान होता है और परिवार भी परेशान होता है। पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ है एक फैमिली का, वो उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अब फैमिली में किसी एक को हुई तो फिर वो दूसरों को भी हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं। इसकी वजह से दुराव की स्थिति बन जाती है और अलग रहना पड़ता है। ये सब आप लोगों को 1-1.5 साल से पहले से ही पता है। ऐसी परिस्थितियों में एक मरीज किस प्रकार की मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों से गुजरता है, किस तरह की सोच से गुजरता है, ये यही आज हम आपके सामने अपने 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 अनुभव के माध्यम से साझा करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो सेकेंड वेव आया था मार्च लास्ट वीक से, ये आप लोग सभी लोगों को पता ही है। तो हमने तो बाहर निकलना यूं ही बंद रखा था, ना के बराबर ही हम निकला करते थे। और 15 अप्रैल के आसपास मुझे याद आता है कि मेरी तबीयत थोड़ी जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई। मुझे क्या हुआ, मुझे गले में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। हाँ, मैं बताऊंगी कि मैं उसके 1-2 दिन पहले किचन का कुछ 1-2 सामान लेने के लिए मैं बाहर निकली थी, पर मैं बहुत जगह नहीं गई थी। मैं अपनी गाड़ी से गई, सामान लिया और वापस घर आई। मैं नहीं जानती हूँ इन बिटवीन कैसे क्या हुआ, क्योंकि उसकी तरह में जाना बेकार भी है। तो थ्रोट इन्फेक्शन के साथ मेरी जो है वो शुरुआत हुई, मुझे दर्द होना शुरू हुआ। और ये जो गले का पेन है मुझे पहले भी बहुत बार होता रहा है। जब भी सीजन चेंज होता है तो एलर्जिक टाइप की ये सिम्टम है, कई लोगों को होती है। तो वैसे तो मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, लेकिन इन दिनों जैसी परिस्थिति है कि किसी भी तरह के स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी समस्या को आप गंभीरता से ही ले, वही सही है। उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने दवाई लेनी शुरू कर दी थी और अगले दिन मुझे बुखार आ गया। जब बुखार आया तो नॉर्मल कोर्स में जितना आता है उससे ज़्यादा था फीवर। तो थोड़ा डाउट हुआ कि अभी समय सही नहीं है, एक बार हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लेना चाहिए। और फिर अहमदाबाद में इन दिनों की अच्छी सुविधा है कि उन दिनों थी, अप्रैल महीने की बात कर रही हूँ, कि आपको अगर टेस्ट करवाना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लैब वाले को फ़ोन कीजिए, वो घर पे आके आपका सैंपल कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो लकीली मुझे ये सुविधा मिल गई और वो आके सैंपल भी कलेक्ट करके ले गए। और मन में तो यही था, एक्सेप्टेंस की बात अगर मैं करूँ तो फिर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि हम कोविड में आने वाले हैं। हमने अपना सैंपल दे दिया, फिर भी हम यही सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव नहीं आएगा हमारा रिपोर्ट, ये मन में हमें लग रहा है। और घर वाले भी यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा छोटा इन्फेक्शन है, वो नेगेटिव आएगा बेशक। तो वो मेंटली प्रिपेयर रखते ही नहीं है खुद को। ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। रिपोर्ट किस तरह आया और उसके बाद क्या हुआ इसकी चर्चा तो मैं आपसे बाद में करूंगी। मेरे में जो शुरुआती सिम्टम्स थे वो यही थे, गले में दर्द और फिर थोड़ा सा बुखार। बाकी के सिम्टम्स जो हैं वो तीसरे चौथे दिन से वो ज़्यादा उभर के आने लगे। वो तो मैं आपसे बाद में बताती हूँ। पहले मैं नीता जी और चेतना जी से जानना चाहूँगी कि उन लोगों को शुरुआती सिम्टम्स किस प्रकार से उभरे। और आप बताइए नीता जी, कृपया आप आइए मंच पर जी, और आप सबसे अपना पहले अनुभव साझा कीजिए। नीरजा जी और प्रीति जी और कर्मभूमि के मंच का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और आपने मुझे मेरी इस बीमारी के दौरान बहुत सारे मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस भेजे और मेरी जो इच्छाएं थी उसको मुझे और जागरूक किया है आपने, इसलिए मैं आपका बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी बात बताती हूँ कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड को हुआ था और 2-3 दिन के बाद मुझे बॉडी पेन बहुत हुआ। तो फिर मुझे लगा कि शायद उनका भी पहले रिपोर्ट नेगेटिव आया था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलो भई रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन दूसरे दिन उनका बुखार बढ़ गया, तो फिर से करवाया आरटी-पीसीआर, तो उनका पॉजिटिव आया। तीसरे दिन फिर मुझे भी थोड़ा बुखार जैसा लगा, बॉडी पेन बहुत हुआ। मैं सीधे डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि शायद आपका भी पॉजिटिव हो सकता है, आप तुरंत रिपोर्ट करवाइए। तो उस टाइम पर ऐसा था कि बहुत अफरा-तफरी थी, तो हमारे यहाँ लेबोरेटरी वाले कोई आए नहीं। उन्होंने कहा 2-3 दिन लग जाएँगे। तो अभी अपने यहाँ जो ड्राइव थ्रू है जीएमडीसी ग्राउंड में, तो हम सीधे वहाँ चले गए और वहाँ से 6-7 घंटे में रिपोर्ट सीधे मोबाइल पे आ जाती है। तो पहली बार तो हमें खुशी हुई कि मेरा नेगेटिव ही आया, तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो भई कि हमने वैक्सीन का फर्स्ट डोज़ लिया है, तो अच्छा है कि हमारा नेगेटिव ही आया। फिर दूसरे दिन बुखार बढ़ गया, वो बुखार बढ़ने के बाद में फिर से मैंने टेस्ट करवाया, तो फिर पॉज़िटिव आया और उसके बाद में फिर मुझे बॉडी पेन बहुत था, बुखार तो मेरा इतना नहीं था। फिर मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उन्हीं की ट्रीटमेंट शुरू की और धीरे-धीरे फिर मेरा बुखार थोड़ा कम हो गया। उसके बाद मुझे और ज़्यादा जो तकलीफ़ें हुई और उसकी बातें फिर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम चेतना जी का की सुनते हैं कि जैसे कि या सिम्पटम्स कैसे थे, वो पहले हम सुन लेते हैं, बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। चेतना जी, आप अनम्यूट हो जाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। आपके सिम्टम्स किस प्रकार शुरू हुए? So, good evening, friends. Hope you are all safe and sound in this second wave of pandemic. I wish कि आपको जो हमारे साथ गुजरी है वो आपके ऊपर गलती से भी ना आए. And thank you God for saving us, saving our family. And thank you Nirja ji and Preeti ji to invite me here on this platform and to share this opportunity. और अब मैं सुनाती हूँ आपको अपनी कहानी, मेरी ही जुबानी. तो हमारी दोस्तों शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि पापा, मैं और मेरा बेटा हम एक रूम में बैठ के आराम से गप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे. अचानक पापा जी ने कहा मैं अभी आता हूँ. वो अपने रूम में गए, थर्मामीटर लेकर आए, फीवर देखा, तो कहते हैं कि मुझे फीवर है. मैंने कहा नहीं पापा, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई फीवर नहीं है. तो पापा ने कहा नहीं, मुझे लग रहा है, मैं तभी तो कह रहा हूँ. फिर देखा तो उनको 100.5 फीवर था. तो मैंने कहा पापा जी अब आप जाइए रूम में, रेस्ट करिए और एक फीवर रिड्यूसर मैं आपको देती हूँ. तो पापा जी तो टैबलेट लेकर के रेस्ट करने लगे और पापा बहुत कंफ्यूज थे. जैसे कि आपने प्रीति जी बात कही है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को जरूर मेंशन करूं, तो अब पापा जी लेटे लेटे ये सोच रहे थे कि मैं कहीं गया नहीं, इतने टाइम से मेरे बेटे बहू ने मुझे अंदर घर में बंद करके रखा है और फिर भी मुझे फीवर कैसे आ गया. और वो सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, थोड़ा सा पूरी प्रिकॉशन के साथ मास्क लगा करके. उनकी एज 82 है और पूरे 17 राउंड सोसाइटी में लगाते हैं फुल स्पीड में. नोबडी वाज एबल टू कॉम्पीट हिम सो फार. और वो मतलब सोचते थे मुझे फीवर कैसे आ गया. मैंने कहा ठीक है पापा आप रेस्ट कीजिए. तो अगर पापा के साथ ये हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है. हम सब सोचते हैं कि हम 30 मार खाए हैं, हमें नहीं होने वाला, सामने वाले को हो जाएगा, लेफ्ट राइट सबको हो जाएगा, पर मुझे नहीं होने वाला. दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट. उसके बाद पापा जी रेस्ट कर रहे थे, मैं अपने रूम में कुछ काम करने लग गई. 2 घंटे बाद मेरी भी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हुई और मैंने भी देखा तो आंखें जल रही हैं, वीकनेस हो रही है, मुंह कड़वा हो रहा है. तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं थर्मामीटर. देखा तो ज्यादा नहीं, शुरुआत 99.2 से ही हुई थी, पर मेरे केस में मैं कंफ्यूज नहीं थी. मुझे पता था चेन रिएक्शन हो चुकी है, पापा जी से गिफ्ट मुझे मिल चुका है एंड इट इज नथिंग एल्स, जस्ट कोविड ओनली. तो मुझे क्लियर हो गया था. फौरन डॉक्टर आंटी से बात की गई और उनसे बेस लाइन होम प्रोग्राम, पूरा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो लाइन था वो डिस्कस किया गया और सारी मेडिसिन पूरे घर ने स्टार्ट कर दी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबका आरटीपीसीआर हुआ. तो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो दिस काइंड ऑफ फीवर, वीकनेस एंड आंखें दुख रही थी. सो नाउ आई प्रोसीड टू विनीता. हाँ चेतना जी, ये अच्छा है कि आप शुरू में ही आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम पकड़ में आ चुके हैं और अब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए. अलर्ट तो हम भी हो गए थे वैसे देखा जाए तो. हमने बिल्कुल बंद अपने आप को अलग कर लिया था. मैंने कहा कि नहीं अब मैं अलग रहूंगी, मेरे से दूर रहो सब लोग,
क्योंकि अभी वही है ना कि आप लाइटली नहीं ले सकते चीज़ों को, गंभीरता से लेनी है हमें कि भाई हो सकता है, नोबडी नोज। जो भी है, फिर अगले दिन हमने फिर वो सैंपल दिया ही था, और सैंपल लेके गया है वो बंदा। मैं सोच रही हूँ कि सैंपल उसको मैंने दिया है तो अब मैं पहले नहा लूँ। उस टाइम पे ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि बाहर का कोई आया है घर में, उसने टच भी किया आपको तो पहले आप नहाओ फिर आप कुछ और करो। और वहीं से मेरी परेशानी शुरू हुई। जब मैं नहाने बाथरूम में घुसी हूँ तो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा सीवियर एकदम दर्द का अटैक हुआ, और मैं झेल नहीं पाई और मैं बाथरूम में अनकॉन्शियस होकर मैं गिर गई। और गिर गई, मैं बाथरूम में गिरी पड़ी रही। मुझे नहीं पता चला कि मैं कितनी देर गिरी हूँ, क्योंकि बाथरूम में आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितना देर आपने स्पेंड किया है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने घड़ी देखा हो। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मैं गिरी हुई हूँ बाथरूम के फ्लोर पे। मैं उठी हूँ और फिर मैंने कोशिश करके किसी ढंग से मैं बाहर आई हूँ, और बाहर निकल के मैंने आवाज़ दिया फैमिली में, और वो लोग आए। तब तक मैं दोबारा गिर चुकी थी, और फिर इन लोगों ने मुझे संभाला है। और वो बात है कि इस वक्त इनके फेस पे, किसी के भी फेस पे मास्क नहीं था, मेरे फेस पे भी मास्क नहीं था, फैमिली में किसी के भी फेस पे मास्क नहीं था। और मुझे कॉन्शियस करने में ये सब लोग लगे थे, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड लगे थे। उन लोगों ने मुझे पानी वानी ये करके और उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, ये सब किया। और फिर मुझे बहुत तेज़ पेन मेरे बॉडी में, मेरे पेट में, पैरों में बहुत सीवियर पेन शुरू हो गया। मुझे नौशिया होना शुरू हो गया कि अभी मैं तेज़ वॉमिट आ रही है, वो मुझे शुरू हुआ। और फिर साथ में मुझे डायरिया शुरू हो गया। डायरिया शुरू हुआ तो मैं कंफर्म हो गई कि अब रिपोर्ट आने का वेट करना ही बेकार है। मैं उस वक्त मैं श्योर हो गई कि मुझे ये कोविड ही है, क्योंकि ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, डायरिया, पेट दर्द और वीकनेस। एकदम एकदम तभी मुझे वीकनेस भी आई, टेस्ट। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ही बोल रही थी, मतलब सब कॉन्शियस स्थिति में मैं ही बोल रही हूँ कि मेरा बीपी चेक करो, मुझे मुझे मेरा बीपी कम हो गया। मैं खुद ही बोल रही हूँ थर्मामीटर लाओ, मेरा फीवर चेक करो। मतलब सब लोग ऐसे अफरा तफरी वाले में, क्योंकि मैं जो बेहोश होकर गिर गई थी उसकी वजह से थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गया था। तो फिर बीपी वगैरह देखा इन लोगों ने तो काफ़ी कम था बीपी। फिर मुझे वो सब जो फर्स्ट एड करते हैं बीपी के लिए, शुगर वगैरह का घोल इन लोगों ने पिलाया, ORS। और उस टाइम से शुरू किया, और शाम तक तो रिपोर्ट भी आ गया था जिसमें कि मैं पॉजिटिव आई थी। और पॉजिटिव आने के बाद हाँ, ये बात सच है कि झटका लगा था कि एक साल, डेढ़ सवा साल से हमने खुद को बचाया, इतने प्रिकॉशंस लिए, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, शादियाँ मिस की, फंक्शंस मिस किए, घूमना फिरना सब छोड़ा, सब कुछ एकदम सेक्रीफाइस करके बैठे रहे। घर में इतने महीने खुद से काम किया, मेड को हटाया था, बाहर से बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ करके रखने के बाद भी थोड़ा बहुत जो ज़रूरी काम होता था उसके लिए हस्बैंड जाते थे, नहीं तो चीज़ें ऑनलाइन आ जाया करती थी। और उसके बाद भी पकड़ में आ जाना, और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही थी कि इन लोगों ने मुझे बहुत करीब से संभाला है। तो ये लोग अगर पकड़ में आ गए, इन्हें इन्फेक्शन हो गया, तो कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा था कि पूरी पूरी फैमिली को हो जा रही थी। जैसे चेतना जी ने भी बताया कि पूरे सबको होना, पापा जी को हुआ, फिर सबको होना शुरू हो गया। तो इस ढंग से बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर बाकी सभी लोगों को हो गया तो सिचुएशन कैसे संभलेगा। और मैं अपनी हालत देख रही थी कि मुझे इतने अग्रेसिव सिम्टम्स आ रहे थे कि मुझे पता चल गया था कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी, ना खुद को और ना और किसी को। पर हाँ, कोविड में खुद को तो संभालना ही पड़ता है। आप किसी और को भले ना संभालो, अपने आप को तो देखना ही पड़ता है। अपना सारा केयर हमें खुद करना है, अपने सारे काम। आप आइसोलेशन में भी हैं तो अपना सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। तो इतना कुछ तो उस वक्त सोचने का था नहीं। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो इतना बोल भी पा रही हूँ, उस वक्त तो कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है। एनीवेज, रिपोर्ट आई तो परेशान हुई मैं सच बता रही हूँ कि मुझे बहुत ये लगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को हो रहा है, हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे, और परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। मन में ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है कि अरे ये क्या हो गया। मतलब उन्होंने फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक पॉजिटिव थॉट मेरे अंदर डाल दिया कि कोई बात नहीं है, पॉजिटिव आया है तो कोई बात नहीं है, हम सब मिलके हैंडल कर लेंगे, तुम आइसोलेशन में रहो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है।
ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही हो रहा है, सब लोग, काफी लोगों को हो रहा है, अगल बगल हम सुन ही रहे थे, देख ही रहे थे, सब हमें पता ही था। तो एक उन्होंने उस टाइम घबराए नहीं, वो खुद पैनिक नहीं हुए, ये बहुत बड़ी मतलब अच्छी बात थी। पॉजिटिव देखने के बाद भी वो मेरे पास आके, उन्होंने मुझे फोन पे भी नहीं कहा, उन्होंने मेरे कमरे में आए मास्क वास्क लगा के, और मुझे उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसा ऐसा है, अब हमें प्रिकॉशन के साथ रहना है, और तुम आइसोलेशन में रहोगी और हम लोग बाहर से सब कुछ केयर करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, अब चीज आ गई है, तो अब हमें इसे टैकल करना है। तो इस ढंग से मेरा जो है वो रिपोर्ट वाली जो है मेरी घटना इस तरह से हुई है। गीता जी आप बताइए ना, आपका रिपोर्ट का कैसे क्या हुआ? जैसे आपने बताया कि आपने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, पिछले मार्च महीने से लेकर हम इतने सारे अवेयर थे कि हम कहीं जा नहीं रहे थे। गीता जी आपकी आवाज में कुछ गूंज रहा है। अच्छा, अब आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन कुछ इको जैसा कुछ हो रहा है। आपका मोबाइल कोई और डिवाइस तो ऑन नहीं है? 2 डिवाइस तो नहीं है? नहीं। मुझे हमिंग सुनाई जैसा? दे रही है कि सबको गीता जी की आवाज वैसे ही सुनाई दे रही है। अभी आ रही है? वैसे ही आ रही है। आपने अगर हेडफोन लगाया है, अगर उसमें ईयरफोन, तो उसको टाइट कर दीजिए। नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और मेरा माइक्रोफोन ऑन ही है। आप एक बार उसको ऑफ करके फिर ऑन कीजिए। अब ऑन कीजिए। अब ऑन। अच्छा हुआ? अभी आ रहा है? नहीं, पर आपका कोई और डिवाइस नहीं, आवाज स्टिल तो आ रही है। बैकग्राउंड में कुछ और साउंड मैं है। बता देती हूँ जब तक वो सेटिंग करते हैं। आप बता दीजिए। नहीं, बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ सकता है। हाँ चेतना जी, तब तक आप बता दीजिए। हाँ, चेतना जी आप शेयर करें। हाँ तो नीता जी आप अनम्यूट हो जाइए। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी डॉक्टर आंटी ने हमको आरटीपीसीआर टेस्ट लिख दिया था और बेसिक लाइन कोर्स शुरू किया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने घर पर ही बुला लिया था। हालांकि उन दिनों सेकेंड वेव चल रही थी, घर पर आरटीपीसीआर वाले बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, पर समहाउ हस्बैंड ऑफिस में जिसके साथ मैनेज करते हैं, सभी को बुलाते हैं, उनके थ्रू हो गया था अरेंजमेंट। तो पापा का, मेरा, हम चारों का ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया और उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे इवनिंग तक आ जाती है, काफी पुशअप और फॉलोअप करने के बाद, नॉट बिफोर दैट। तो हमारी रिपोर्ट भी आई और उसमें पापा जी पॉजिटिव पाए गए और हम तीनों नेगेटिव थे। लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही मेरे दिल्ली में, मेरे मायके में सबको कोविड हुआ था, एक लाइन से A to Z सबको हुआ था। तो उनका एक्सपीरियंस मेरे पास था। वहाँ उनके एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया था कि घर में अगर एक बंदा नेगेटिव है, एक बंदा भी पॉजिटिव है, तो बेशक आप टेस्ट ना करा पाओ, लेकिन हर कोई इंटेंसिव ट्रीटमेंट शुरू कर दे। एक बंदा पॉजिटिव है, इट मीन्स कि सारे पॉजिटिव हैं, ये मान लो आप। तो इसलिए हम लोगों ने सिंसियरली ट्रीटमेंट तो शुरू कर ही दी थी, और साथ में उन्होंने, डॉक्टर ने हमें कोविड बेसिक पैक, जिसे बेस लाइन टेस्ट भी कहते हैं, वो हमें टेस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे ब्रोंकियल एस्थमा की भी हिस्ट्री रही है। तो ये था कि ये डाउट था कि यदि कुछ भी गड़बड़ होगी तो अल्टीमेटली एस्थमा पर ही इफेक्ट आएगा। तो बेस लाइन टेस्ट मेरा भी हुआ और वो सारी रिपोर्ट्स आ गई। उन टेस्ट के नेम्स अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बाद में बताऊंगी। और उसके बाद ये हुआ कि हम सब अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, और हमने एक फर्स्ट एड किट बनाया, और वो सब रूम्स में, जिसमें कि ऑक्सीमीटर था, थर्मोमीटर था, और हमने एक डायरी सबने मेंटेन की, मैंने और पापा जी ने। बाकी लोग भी अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे थे टू बी ऑन द सेफर साइड। सब अपना 3-3 घंटे के बाद थर्मामीटर से फीवर और ऑक्सीमीटर की रीडिंग नोट कर रहे थे। चार्ट बन रहे थे, सबके व्हाट्सएप पे मेरे पास आ रहे थे, और मेरे द्वारा डॉक्टर आंटी के पास जा रहे थे। तो फिर प्रोसेस, एक चेन रिएक्शन फिर से शुरू हो गया कि वहां से डॉक्टर के यहाँ से इंफॉर्मेशन आती थी कि इस बंदे को ये दवाई दी जाए, फिर केमिस्ट को फोन करना, दवाइयां मंगाना, ये प्रोसेस हमारा शुरू हो गया। सो कैरी ऑन टू विनीता। नीता जी, अगर आपका आप ट्राई कीजिए अनम्यूट करके बात करने की। हाँ, अभी मैंने अनम्यूट किया है। आ रही है आवाज अभी? हाँ बस एकदम परफेक्ट आ रही है, अब आप अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है। बस तो ऐसे हुआ कि हम लोग तो कहीं जा नहीं रहे थे, और अभी तो मैं करीब करीब 1 महीने से कहीं बिल्कुल लिफ्ट तक नहीं गई थी, लेकिन हमारे पूरे ब्लॉक में सब पॉजिटिव थे। मेरे फ्लोर पर करीब करीब 6 लोग पॉजिटिव थे। तो मेरे हस्बैंड है वो ऑफिस जाते थे, लिफ्ट में एक बार उतरते थे, और
शाम को आते थे, लेकिन वो इतने प्रिकॉशंस लेते हमारे घर में सबसे ज्यादा, डबल मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, आने के बाद में हमारे घर में दो सबका जो ये हम स्टीम लेते हैं उसके पॉट्स अलग अलग है, 2 बार स्टीम लेते हैं, फिर ये जो हम आयुर्वेदिक वगैरह जो ट्रीटमेंट करते हैं वो साथ में चल रहा था, वो हमने रोका ही नहीं है, फिर भी एक ऐसे आ गया। तो हमें लगता है कि शायद लिफ्ट की वजह से मेरे हस्बैंड को हुआ और उनकी वजह से मुझे और मेरी बेटी को हो गया। तो हम तीनों एक साथ में यानी करीब 3 या 4 दिन में हम पॉजिटिव हो गए। तो जैसे आपने विनीता जी ने और चेतना जी ने बताया कि हमें पॉजिटिव आता है, पहले तो जैसे हमको 3-4 डिग्री बुखार हो तो भी हम काम कर लेते, थोड़ा सा खाना बना लेते, फिर आराम करते। अब इसमें तो कुछ होने की कुछ संभावना ही नहीं थी, तीनों अलग अलग रूम में हम लोग डिवाइड हो गए। वैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम तीनों पॉजिटिव हो तो घर में घूम फिर सकते हो, लेकिन हमने ये भी अवॉइड किया कि हम तीनों कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, तीनों अलग अलग बाथरूम भी यूज करते थे, ड्राइंग रूम में भी हम नहीं जाते थे। और फिर ये हुआ कि जैसे खाना वगैरह कैसे मंगवाया, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी भी सब पॉजिटिव थे, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ उनके घर में भी 3-4 लोग पॉजिटिव थे। तो फिर कुछ दिन होटल का खाना मंगवाया और फिर बाद में सब मैनेज हो गया, किसी ने टिफिन वगैरह का हमको ये मैनेज कर दिया। लेकिन उस टाइम पर जो एक मेंटल हमारा जो स्टेट होता है कि अब कैसे होगा, घर का काम कैसे होगा, कुक को छुट्टी देनी पड़ी, फिर जो सर्वेंट्स आते हैं उनको ना बोलना पड़ा, तो हमारा जो बेसिक काम होता है वो हम तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड है उनको कोई आदत नहीं थी। लेकिन ये हुआ कि उनका बुखार 3 दिन में ठीक हो गया और उनको जैसे कुछ कोविड ही नहीं हुआ है और एकदम फिट हो गए वो। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि उस टाइम पर मुझे इतना सिवियर नहीं था, मैंने कहा मैं भी 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, मगर जब मुझे था तब उनका थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। तो फिर वो चाय वगैरह बनाना, जूस वगैरह बनाना, शरबत बनाना, दवाई वगैरह बाहर से ला कर देना, ये सब उन्होंने संभाल लिया और कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर को भी थोड़ा उस टाइम थोड़ा सिवियर था, कफ एंड कोल्ड था। तो जब मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि अब मुझे ठीक होना ही पड़ेगा, वो एकदम फिट हो गए और उन्होंने हम दोनों को संभाल लिया, और आज तक वो मुझे संभाल रहे हैं। यानी करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो मुझे बोल रहे कि तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ रेस्ट के सिवा कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना भी नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये जो हमने हमारे अंदर डाला हुआ है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये जो मेरी गलत फहमी थी वो दूर हो गई कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए सब कुछ चलता है और अच्छे से चलता है। सही बात है नीता जी, ये बात सही है कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ डाला हुआ है, घर का सिस्टम ही हमारा कुछ ऐसा होता है कि हम घर के 2 ही होते हैं। और हमारे बीमार पड़ने से जो एक सिस्टम बना हुआ है फैमिली में, वो सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। हमेशा से हमने यही देखा है। कोविड के टाइम पे परिस्थितियां बदली है, नो डाउट कि लोगों में काफी बदलाव आए हैं, और घर का काम हो या जो फीमेल मेंबर्स हैं फैमिली में उनका केयर करना हो, क्योंकि केयर की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोविड में। सिर्फ दवाई और सिर्फ ट्रीटमेंट की बदौलत हम ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं रिपोर्ट पे तो हमने डिस्कशन कर लिया है, मैं आइसोलेशन और ट्रीटमेंट पे मैं अगर बढ़ूँ आगे, तो जैसे ही कंफर्म होता है उसके बाद हमें आइसोलेशन में जाना है। आइसोलेशन जो शब्द है वो, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जियोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है, तो उसमें एक चैप्टर था हम एक टॉपिक पर हमने पढ़ा था आइसोलेशन, बस उतना ही बड़ा आइसोलेशन शब्द। अदरवाइज हमारे जीवन में और हमारे आसपास में आइसोलेशन शब्द का तो हमें इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता था, हमें ज़रूरत ही नहीं थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम सोशल प्राणी हैं, तो हमें क्या आइसोलेशन की ज़रूरत है। कोविड ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये 2 वर्ड जो है वो हमारे डिक्शनरी में डाल दिया। क्वारंटाइन हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, बट आइसोलेट हो जाना मतलब अलग हो जाना। आपको अपने सिवा किसी और पर्सन से आपको नज़दीकी नहीं रखनी है, बात नहीं कर, मतलब बात तो आप कर सकते हो फ़ोन पे, हमें फिजिकली एक दूसरे से अलग रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली अलग, आपको कमरा भी अलग रखना है, बाथरूम अलग रखना है, तो कपड़े वपड़े भी आपको अपने सब खुद धोने हैं, मीन्स आपको उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना है। मतलब आइसोलेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल कट जाते हो, बिल्कुल कट जाते हो सबसे, और उस वक्त आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपको ज़रूरत है, कंप्लीट ज़रूरत है कि कोई परिवार का जो व्यक्ति जो
जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपको चाहता है, वो आपके करीब हो, जो आपको मानसिक संबल दे, जो आपको भावनात्मक रूप से सहारा दे, आपके सर पे हाथ फेरे, आपके साथ बैठे, आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपके सिर में बाम लगाए, थोड़ा सा सिर दबा दे। क्योंकि इन दिनों दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, मैं जानती हूँ ज़्यादातर लोगों को बहुत पेन हुआ है। शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द रहता है, कभी सिर की बारी होती है, कभी कंधों की बारी होती है, कभी पैर टूटने लगते हैं, कमर तो बिल्कुल जाम ही रहा मेरा पूरे टाइम। तो ऐसे में आपको कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि करवट बदलना मुश्किल हो जा रहा है। अपनी दवाइयाँ खानी है, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, दवाइयों की संख्या भी इतनी ज़्यादा है, 3 टाइम की दवाई है, और दवाइयों के साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें हैं जो बाहर से घर के लोग बना के आपको दे रहे हैं। काढ़ा है, नींबू पानी है, फिर से नारियल पानी है, ORS है। इसके अलावा भी आपको पानी बहुत पीना है, क्योंकि डॉक्टर की ओर से आपके पास ये रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि आप पानी, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिए, और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। और वैसे एक बात बताऊं, प्यास भी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि क्या डिहाइड्रेट होंगे हम, इतना पानी हम वैसे भी पी रहे थे, बहुत पानी पी रहे थे, गला सूख रहा था। और कुछ वो जो पैरासीटामोल है, दवाइयाँ हैं कुछ, जिनको खाने से इतना ज़्यादा मीन्स इतना प्यास का वो एकदम, मैंने किसी रात तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं प्यास से मेरा गला बिल्कुल सूख गया है, पर मेरी हिम्मत नहीं बन रही है कि मैं बिल्कुल, मेरे साइड टेबल पे फ्लास्क में पानी जो है वो हल्का ल्यूक वार्म पानी मैं पी रही थी उन दिनों, तो वो मैं ग्लास में डाल के या फ्लास्क खोल करके मैं पानी पीऊँ, इतनी भी मुझ में ताकत नहीं बची थी, मैं करवट भी नहीं बदल पा रही थी। और पूरी रात मैं जगी हूँ, पड़ी हूँ, है ना, कि मैं किसी ढंग से, अच्छा अभी मैं पीती हूँ, अभी मैं पीती हूँ, इस ढंग से रातें बीती हैं। तो भावनात्मक रूप से भी जो है वो पेशेंट टूटता है, नो डाउट। हम कितने भी मीन्स पहले से फिट हों और एकदम हमारा स्ट्रांग हम दिख रहे हैं ऊपर से, पर इम्यूनिटी अंदर कैसी है। और कोविड तो अच्छे अच्छे लोगों को इससे तोड़ा है, तो हम मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग सब समझ ही रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो इन सब के साथ में एक तो फिजिकल पेन आप झेल रहे हैं, मतलब हमारा जो देह है, हमारे जो शरीर है, वो घोर विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है। लेकिन इसके साथ में हमें मन में ये अपने आप को कमांड देके रखना है कि नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। ये हमें बैक ऑफ द माइंड हमें खुद से सोचना है। हालांकि ब्लेसिंग्स बहुत आ रही हैं, सभी लोगों को पता चल जाता है इन दिनों तक। लोग बहुत मोबाइल में तो कितने मैसेजेस आ रहे थे, और हर तरफ से लोग दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गुड विशेज आ रहे हैं। वो सभी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, वो उन चीज़ों ने अपना बहुत काम किया है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, उनका बहुत बड़ा रोल है हमारा मानसिक संबल बढ़ाने में। लेकिन शरीर में जो पीड़ा हुई, इतनी असहनीय पीड़ा, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ अपने मन की एक बात, कि औरतों के बारे में कहते हैं कि वो अपने जीवन की सबसे ज़्यादा पीड़ा वो सहती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। मतलब उसकी प्रसव पीड़ा, जिसको जो डिलीवर करती है बच्चे को, उस समय की जो पीड़ा है वो सबसे ज़्यादा असहनीय होती है। मैं आपको बताऊं, इस कोविड में मैंने महसूस किया कि हाँ सही है, मेरे मेरे भी ट्विंस बच्चे हैं, उनको भी मैंने जन्म दिया था, तो उस वक्त भी काफ़ी पेन मैंने भी सहा था, बहुत पीड़ा हुई थी, लेकिन वो कुछ घंटों की पीड़ा थी। एक दिन में सब कुछ हो गया, दर्द भी हुआ और बच्चों का जन्म भी हो जाता है, और फिर एक बार आप उसका चेहरा देख लेते हैं, फिर आप सब कुछ भूल भी जाते हैं कि आपने इतना दर्द भी सहा था कुछ घंटों पहले, और एक्चुअली फिर बाद में इतना पेन रहता भी नहीं है। लेकिन ये कोविड था जिसने पूरे 13-14 दिन कंटिन्यूअस पेन में है। आप सोच नहीं सकते हैं, सुबह एक जगह दर्द हो रहा है, दोपहर एक जगह, और जो एक दर्द हो रहा है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे पहले से माइग्रेन है, मेरा सिर दर्द जो शुरू हुआ तो वो खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं। दवाइयों पे दवाइयाँ ऐड हो रही हैं, जैसे जैसे पेन बढ़ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, डॉक्टर से आप सारा अपना फीडबैक एवरीडे आप दे रहे हैं, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ दवा ऐड कर रहे हैं एवरीडे, कुछ ना कुछ ऐड होता था। दवाई का पुलिंदा बहुत बड़ा हो गया था मेरा धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें पेट गैस ना हो उसकी दवाइयाँ होती हैं, जितनी दवाइयाँ खा रहे हैं उनसे गर्म गर्म हो। फिर पैरासीटामोल है ही, कोविड के जो अपने जो स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं वो हैं, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, जिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब के साथ साथ जो है वो पेन किलर्स ऐड होते हैं। तो और अच्छा, उसके बाद क्या है कि सर में दर्द हो रहा है और खुद से बाम लगा रहा है, खुद से ये कर रहा है, खुद से तेल चुपड़ रहा है, सब कुछ खुद से कर रहे हैं।
और एवरी 3 आवर्स पे अपना थर्मोमीटर से अपना आपको टेम्परेचर जांचना है, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, अपना ब्लड प्रेशर देखना है, उसको नोट डाउन करना है, व्हाट्सएप करके भेजना है आपके। मतलब मैं तो मुझे तो लगता था कभी कभी कि हम आइसोलेशन में मैं हूँ, कहने को मैं फुल रेस्ट में हूँ, पर एक्चुअली मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हर 15-20 मिनट पे या 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ करना है। एवरी 10 मिनट्स के बाद अभी इसका टाइम हुआ, अभी वो करना है, ये दवा खाना है, अभी वो पानी पीना है, अभी नहाना है, दिन के 2 बज गए, थोड़ा सा नहा लूँ हिम्मत करके, फिर अरे मेरा कमरा कितना गंदा हो रखा है, साफ कर लूँ, क्योंकि हाइजीन का भी ध्यान रखना है, चादर चेंज कर लूँ, क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है जब फीवर उतरता है, आप जहाँ लेटे हैं वो जगह पूरी गीली हो जाती है, तो आपको वो सब भी आपको खुद सफाई करनी है, वो सब भी करना है साथ में। खाना खा रहे हैं वो सब आपको बर्तन वर्तन ये सब साफ करना है। कपड़े मैं अपने खुद धो रही थी, क्योंकि लकीली मेरे घर में मेरे सिवा मेरी फैमिली के तीनों मेंबर्स बिल्कुल सही रहे, ये मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। काफ़ी सारे प्रिकॉशंस में हम चारों रह रहे थे, तो वो प्रिकॉशंस उनको तो काम आए, ये तो मैं कह रही हूँ। जैसा कि नीता जी ने बताया कि कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें वो लोग भी कर रहे थे, तो हमारे घर में भी होम्योपैथिक चीज़ें, कुछ दवाइयाँ थी और कुछ एलोपैथिक भी मेडिसिन थी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, जो सब लोग ले रहे थे, तो लकीली वो लोग बचे रहे। तो इस तरह से एग्रेसिव सिम्टम्स के साथ हम लोग आगे बढ़े, ट्रीटमेंट चलता रहा। और नीता जी आप शेयर कीजिए आपके ट्रीटमेंट का सफ़र कैसा हुआ। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी अभी? जी जी, आप ठीक है, आप ठीक है, कोई चिंता नहीं। बस तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गई। एक कर्मभूमि की इवेंट भी हमने साथ में अरेंज की थी, वो अटेंड की। उसके दूसरे दिन मुझे फीवर थोड़ा बढ़ने लगा, तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम आ जाओ। तो मेरा 2 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि तुमको ड्रिप दे देते हैं, उसमें इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। तो दोनों टाइम फिर घर में मेरा ड्रिप शुरू हो गया, इंजेक्शन शुरू हो गए। तो ये 6 दिन तक चला बुखार मेरा नॉर्मल होने में। तो बुखार तो नॉर्मल हो गया 6-7 दिन के बाद में। फिर एक दिन अचानक सवेरे ऑक्सीमीटर से मैं सवेरे उठते ही मेरा लेवल मापती हूँ जो ऑक्सीजन का, तो वो एकदम से मुझे 80 दिखा। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। रात को मैं सोने के टाइम हमेशा मैं लेके सोती थी, तो वो 97 बता रहा था, करीब 12:30 बजे। और सुबह 6 साढ़े बजे वो 80 मुझे दिखा। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ये 80 कैसे आ रहा है, ये कोई गलत तो नहीं। उन्होंने सेल चेंज किए। फिर तीनों के पास अलग-अलग ऑक्सीमीटर थे, तो तीनों में 80 दिखा। फिर सबको चिंता करके डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा तुम जल्दी आ जाओ। तो उस थोड़ी देर में फिर उल्टा सोई, थोड़ा डीप ब्रीथिंग किया और तुरंत डॉक्टर के पास चले गए हम लोग। और फिर उन्होंने वहाँ पर इंजेक्शंस 3-4 घंटे में उनके ऑब्जर्वेशन में रही और 94 तक आ गया। उसके बाद फिर पता नहीं मेरे में कुछ गड़बड़ है, आवाज़ आ रही है? नहीं बिल्कुल बहुत परफेक्ट आवाज़ आ रही है, आ रही है। अच्छा। जी। और फिर वहाँ से फिर मैं घर आई, 94 तक मेरा लेवल हो गया ऑक्सीजन का। फिर घर में ही मुझे सारी ट्रीटमेंट उन्होंने दी, दोनों टाइम ऑक्सीजन वगैरह के लिए वो ड्रिप भेजते थे, उसमें इंजेक्शंस वगैरह। फिर वो भी नॉर्मल हो गया करीब-करीब 6-7 दिन के बाद में। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम टैबलेट्स की ओर जाते हैं। फिर टैबलेट्स 5 दिन तक हमने ली, तो फिर मेरा सब ठीक हो गया। उसके बाद में थोड़ी-सी मुझे मामूली खाँसी और बुखार सा हो गया, तो वो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो इफ़ेक्ट्स है वो पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट है, उससे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। तो वो मेरा अभी तक थोड़ा-थोड़ा चल रहा है, 99 डिग्री बुखार चल रहा है, थोड़ी वीकनेस चल रही है, मुझे साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादा बात करो या कुछ बोलो या झुको तो बहुत मुझे यानी दम जो बोलते हैं ना कि दम हो जाता है, एकदम साँस भर जाती है, तो वो ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। लेकिन अभी ये सब जो एक खतरा था, वो अब चला गया कि अब तुम बिल्कुल कोरोना से तुम बाहर हो। अभी ये कोरोना तुमको होने वाला नहीं है। ये शायद तुमको और 1, 2 या 3 महीने तक भी तुम्हारा जो वीकनेस है वो चलेगा। और मैं अपने आप को मेरे हस्बैंड हैं वो इतने पॉज़िटिव हैं कि उन्होंने मुझे ये सब जैसे आप बता रहे हैं कि ये जूस बनाना, फिर पानी कमरे में रखना, हमारे तीनों के अलग-अलग रूम में बॉटल भर-भर के वो पानी देते थे, गर्म पानी की बॉटल, ठंडे पानी की बॉटल, सुबह से शाम तक का शरबत बना के रखना, ओआरएस का जो लिक्विड बना के रखना।
दवाइयाँ रखना, फिर जो खाना वगैरह था तो वो तो मेरे फ्रेंड के यहाँ से आता था दोनों टाइम का, फ्रूट्स वगैरह रखना। तो ये सब उन्होंने जिस तरह से सँभाला कि मैं कह नहीं सकती कि मैं क्या कहूँ उनके बारे में। लेकिन जो रूम के अंदर जैसा आप बता रहे कि थोड़ा-सा सफाई वगैरह करना, तो वो भी वो आके कर देते थे, क्योंकि मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल नहा भी नहीं सकती थी। मैं बड़ी मुश्किल से नहाती थी। जैसे नहा के अभी भी ऐसा होता है कि मैं नहा के आती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ, आधा घंटा मुझे सोना पड़ता है। खाना खाते-खाते मैं थक जाती हूँ। लेकिन अभी इतना अच्छा है कि मुझे टेस्ट वगैरह आ गया। बीच में 8-10 दिन बिल्कुल टेस्ट चला गया था, स्मेल चली गई थी। मैंने खाना बिल्कुल जैसे निस्वाद भोजन कर रहे हैं ऐसा हो गया था। लेकिन भूख भी बहुत लगती थी वो दवाइयों की वज़ह से, और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि तुमको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, तो खाना ही है। तो कई बार तो रात को भी थोड़ी भूख लगती थी, तो थोड़ा कुछ रूम में रखती थी मैं, वो थोड़ा-सा खा लेती थी, पानी पी लेती थी, और नींद मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। और पेन जैसे आप बोल रहे हैं, तो मुझे पेन इतना था मेरे बॉडी में कि मैं करीब-करीब 20-25 दिन तक मैं छटपटाई हूँ। जैसे मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर इन लोग को हुआ था, तो उनको भी तकलीफ थी। तो मैं उनको कहती थी कि आप बुक्स पढ़िए, आप म्यूज़िक सुनिए, आप कुछ लिखिए। लेकिन इस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि ये सब सारी बातें बेकार हैं। आप नहीं मानोगे, मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी, एक पेज नहीं पढ़ा है मैंने। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, ना मैंने कुछ एक शब्द लिखा है। मैं एक बुक लेती थी, बोलती ये अच्छा नहीं है, चलो दूसरी बुक निकालो। ऐसा करके मैं टाल जाती थी, और ना बोलने का मन होता था। तो कुछ मैं सुनना चाहती थी तो भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा, क्योंकि मेरे बॉडी में इतना पेन था, ना मुझे नींद आती थी। करीब-करीब मुझे 20-25 दिन तक मुझे 24 घंटे में 2 घंटा ही नींद आई होगी सिर्फ़, उससे ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा ये कई लोगों को तो 4-4 5-5 महीने तक नींद नहीं आती है। लेकिन अब मुझे रात को नींद आ जाती है, दिन में मैं कम सोती हूँ, ज़्यादा सोती नहीं हूँ। तो ये मेरा जो पीरियड था वो बहुत ही पेनफुल था। लेकिन उसके पहले मेरे ऊपर इतनी बड़ी एक सर्जरी हुई है, तो वो सर्जरी जो हुई थी, उस टाइम पर मैंने बहुत पेन भोगा था, बहुत पेन हुआ था मुझे, और वो तकलीफ़ मुझे करीब-करीब 1 साल तक रही थी। इतनी सारी मैंने दवाइयाँ खाई थी, मैंने 6 महीने तक मैं सिर्फ़ लिक्विड पर रही थी। तो ये मुझे ये लगा कि ये पेन मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा करके मैं इसको सहन कर गई। और मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि नहीं इसमें क्या है, ये तो चला जाएगा, ये पेन मैंने बहुत बड़ा पेन सहा है, तो ये पेन मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो लोग भी जानते थे कि मैं कितना तड़प रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में सोते थे, तो वो हर घंटे में अलार्म लगा के सोते थे। कि मुझे, क्योंकि वो ठीक हो गए थे, उनको पता था कि मैं उठकर बताने नहीं वाली नहीं हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो हर घंटे में उठकर आते थे और देखते थे कि मैं मोबाइल से कुछ ना कुछ सुन रही हूँ। मैंने वो बोलते थे तुम सो जाओ। मैंने कहा मैं सुन रही हूँ इसलिए नहीं जाग रही हूँ, मैं जाग रही हूँ इसलिए सुन रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। तो ये सब बहुत दिन तक चला, लेकिन अभी सब धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहा है, रात में नींद अच्छी आ रही है। ये थोड़ा-थोड़ा जो है वो डॉक्टर ने आज कहा कि ये सब धीरे-धीरे सब तुम्हारा कम हो जाएगा। ओवरऑल सब ठीक चल रहा है। चेतना जी, आपका कैसा रहा ट्रीटमेंट का सफर? हमारा ट्रीटमेंट का सफर भी बहुत मजेदार रहा। बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि जब पापा जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, रीडिंग थी 18, मॉडरेट थी, और पापा जी को काफी मूड स्विंग्स हो रहे थे। जब भी मैं उन्हें फोन करती तो वो एक बहुत अच्छी टोन में बात नहीं कर पाते थे, और मैं समझ जाती थी कि वो जो एंटीवायरल वाले टैबलेट्स हैं ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं हमेशा इग्नोर करती थी, और पापा जी भी धीरे धीरे अपनी रिकवरी लेने लगे, फुल रेस्ट में चले गए। और मेरा टेस्ट भी अगली बार दोबारा फिर हुआ, क्योंकि मुझे फिर से हाई फीवर आ गया, और आरटीपीसीआर में इस बार मेरा पॉजिटिव आ गया, जो हमेशा होता है कि 3-4 दिन लगते हैं सिम्टम्स को डेवलप होने में। जितने भी नेगेटिव्स होते हैं कई बार वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब मैं भी रूम में बंद थी, और वहां से फिर जो मेरे हस्बैंड थे, वो वर्काहॉलिक भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और उनका ऑफिस ये डिमांड भी करता है कि मतलब उन्हें काम सुबह से रात तक करना ही पड़ता है। वो घर में थे, लेकिन उनका ऑफिस 9 to 6:30, 9 to 7:30 चल रहा था। तो मेरा जो स्ट्रेस लेवल था वो थोड़ा अलग था।
सिंस मैं बीके शिवानी से जुड़ी हुई हूँ, मैं बहुत सालों से उनके दिन में तीनों टाइम मेडिटेशंस करती हूँ। और एक डॉक्टर संजीव मलिक हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ। उनके जितने भी मेडिटेशंस हैं, मैं उनको हमेशा फॉलो करती हूँ। तो स्ट्रेस बस्टर के लिए मेरे घर में ये रूल था कि मेरे रूम में मैं तो ये फीलिंग करती थी, पहले हफ्ते में तो मैं ये सोचती थी, थैंक गॉड नाउ आई एम ऑन माय ओन, मुझे छुट्टी मिली अब मैं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी कभी मिलती ही नहीं है। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ सॉर्ट ऑफ, तो कुछ ना कुछ खाना पीना खिलाना मेरा तो चलता ही रहता है। तो मैंने कहा अभी 5-6 दिन मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। तो पहले तो मैंने खुश होना शुरू किया 2 दिन, अपने सारी अलमारियां साफ कर दी और अपना सारा रूम डेकोरेट कर लिया, अपना वर्क स्टेशन तैयार कर लिया। फिर मैंने देखा कि नाउ माय बॉडी हैज स्टॉप्ड सपोर्टिंग मी, मुझे वीकनेस आ रही है और हस्बैंड वर्किंग थे, तो मुझे फिर भी मेडिटेशन से हिम्मत मिलती थी। मेडिटेशन में जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स थे वो उनको मैं रिपीट करती हूँ अपने मन में, आई एम ए सुपर पावरफुल सोल, आई एम ए हेल्दी सोल। तो मैं अपने माइंड को थोड़ा इस तरह से डाइवर्ट कर लेती हूँ कि उसमें कोई और थॉट बीच में नहीं घुसने पाता। तो सुबह तो प्रेयर्स, बॉलीवुड प्रेयर सॉन्ग लगाती थी, तो उसमें 10 to 15 जितनी भी मूवीज में अच्छी वाली प्रेयर्स है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता से लेकर जितनी भी वो चलती थी, तो रूम का ऑरा ही चेंज हो जाता था। और फिर उसको लगा करके मैंने रूम सैनिटाइजेशन कर ली। उसके बाद में फिर मैं सबको बात कर लेती थी। तो मैंने एक रूटीन बना लिया था कि इस समय सबको मैसेज करना है, इस समय बात करनी है। इवन मुझे तो मेरा तो पर्सनैलिटी टाइप इस तरह का है कि फोन में आने वाले हर मैसेज की चेतना कैसी हो, अब तबीयत कैसी है, अब रिकवरी कैसी चल रही है, मैं उन सबको जवाब देना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ रेस्ट करने की बजाय। और सबसे मैं रोज डांट खाती थी कि तुम सोती क्यों नहीं हो, सो जाओ। तो और दूसरा चैलेंज मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड को ना हो जाए, वो कैसे झेलेंगे, वो छुट्टी भी नहीं ले सकते और वो कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, और बेटे को ना हो जाए। तो मेरा सारा का सारा जो शिफ्ट था, जबकि मुझे पता था कि मुझे ब्रोंकियल अस्थमा की तरफ मैं जा रही हूँ, पर उससे वो मुझे पहले भी हो चुका है, तो आई विल हैंडल दैट विद नेबुलाइजर। ये मेरा ये जो ट्विस्ट था कि मुझे मेरी फैमिली को बचाना है, तो इसलिए मुझे ये सब नहीं हुआ। बॉडी पेन्स पहले भी थोड़े होते थे, अभी भी हो रहे थे कि पैरों में मसल्स में बहुत वीकनेस आ रही है, तो उसके लिए डोलो 6, आई कांट टेक द नेम, मेडिसिन पेन रिलीवर्स में ले रही थी, और मतलब काफी स्ट्रॉन्ग दवाइयां मेरे पास थी, और पेन ऑयल लगाना सब मैनेजमेंट में कर पा रही थी। और मुझे नींद दिन में नहीं आती थी, मेरा सारा दिन निकल जाता था, मैं थक भी जाती थी। और फिर रात को भी यही था कि मेडिटेशन चलती रहती थी, उसको सुनते सुनते मैं कब सो जाती थी मुझे नहीं मालूम चलता था। और फिर सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड चाय और स्नैक के साथ मुझे उठा देते थे, और बाकी जो सारी सर्विसेज थी वो दिन भर में रूम से मैनेज करती रहती थी। तो ओवरऑल स्ट्रेस तो जरूर रहा, पेन भी रहा, पर एक ही चैलेंज था कि बस बाहर कोई हॉस्पिटल नहीं है, बाहर कोई ऑक्सीजन बेड नहीं है। हम में से पापा जी की एज ज्यादा है, कहीं उनको अगर वो मेरे हस्बैंड अकेले कैसे करेंगे, मतलब मेरा सारा शिफ्ट यही था, हम चारों को सुरक्षित साबुत बच के यहीं घर में आना है। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। नहीं, बहुत अच्छी बात है चेतना जी कि आपने तो बहुत इस ढंग से बताया कि लग रहा है जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी और बहुत इजीली आपने इस चीज को हैंडल कर लिया। लेकिन ये शुक्र है, अच्छी बात है कि ज्यादा पेन नहीं हुआ, क्योंकि नीता जी ने जैसा बताया मैंने वैसे ही बहुत अग्रेसिव पेन मैंने झेले हैं, और पूरी रात मैं दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। पाँव के नीचे मैं 2 तकिया लगा करके मैं अपने पाँव को एलिवेट करती थी कि थोड़ा पेन मेरा कम हो जाए, और सिर में दुपट्टे से मैं गांठ बांध के तेज और मुक्के से मैं अपने सिर को मारा करती थी। और आप सुनिए कि कई रातें ऐसी थी मेरी कि मैं रात को, चेतना जी आपका म्यूट कर ले प्लीज, आवाज आ रही है, कि कई रातें ऐसी थी कि मुझे रात को एक अपनी कराह सुनाई दे रही है और एक वहां से चौकीदार विसल मार रहा है, सीटी मार के वो चौकीदारी कर रहा है, उसकी सीटी की आवाज सुनाई दे रही है, बाकी मुझे कुछ आवाज नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और मैं मेरे कमरे में बस मेरी ही कराह गूंज रही है। ऐसा भयानक पेन था, जैसा नीता जी ने बताया, उनको भी बहुत ज्यादा दर्द था। इतने दर्द के बीच पॉजिटिव, तो हालांकि आज का प्रोग्राम हमारा पॉजिटिव अप्रोच को लेकर के ही है, लेकिन नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की ओर कैसे बढ़े, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि एक समय ऐसा आया जब रात भर नींद नहीं आती थी मुझे, तो दर्द की वजह से बहुत सीवियर पेन होता था, तो नींद नहीं आती थी। तो उसमें ख्याल आते हैं, आपका मन, आपका दिमाग तो शांत रहता नहीं है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसका काम चालू रहता है। तो जो यादें आती थी, बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती थी, कब की, बचपन से लेकर के, बहुत बचपन से टीनेज की, कॉलेज लाइफ की। और वो ऐसा नहीं कि वो सीक्वेंस वाइज, कभी भी कोई भी याद फ्लिकर हो जाती है, वो मेमोरीज
ऐसे फ्लिकर होती रहती थी, कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ। उसके तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, मुझे ये सब बातें क्यों याद आ रही है। मेरी फैमिली में जो मेंबर्स, मेरे बड़े नाना जी, मेरी दादी, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स जो नहीं हैं, उनसे रिलेटेड जो मेमोरीज हैं वो बहुत आ रही थी, वो लोग दिख रहे हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि काफ़ी टाइम से मेरी मेमोरी में ये लोग आए नहीं, कभी मैंने याद नहीं किया काफ़ी समय से। वैसे वैसे लोग मुझे याद आ रहे थे, न जाने वो अभी कहाँ होंगे, दुनिया के किस कोने में हैं। मेरी बचपन की सहेलियां, मुझे उनका नाम भी किसी किसी का याद नहीं है, सिर्फ चेहरा याद है। बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ, वो लोग याद आ रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और या फिर कभी मैं सोचती, मुझे लगता कि शायद ये मेरे बॉडी का जो सिस्टम है उसका एक तरीका है, मेरे माइंड का एक सिस्टम है जो मुझे दर्द से डेविएट करके रखे कि इतना पेन ये बॉडी नहीं झेल सकता, इसलिए इतनी मेमोरीज आती थी कि आप थोड़ा सा डेविएट हो जाते हो, वो सब की ओर आपका माइंड चला जाता है और दर्द से आपका ध्यान हट जाता है। तो शायद ये बॉडी का पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है, आई डोंट नो। हमारा बॉडी भी बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, हमारे नर्वस सिस्टम जो है हमें कभी किस ढंग से हमें हेल्प करते हैं, हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं, उसका हमें आइडिया नहीं होता। पर ये चीज़ें हो रही थी कभी कभी। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर बार मुझे ये पॉजिटिव ही लगता, मैं नेगेटिविटी की तरफ भी जाती। कभी कभी मुझे लगता कि शायद अब मेरा रहना नामुमकिन है, मैं नहीं रह पाऊंगी अब, क्योंकि मेरे झेलने से ज़्यादा हो गया है पेन। बुखार वगैरह का मुझे कोई टेंशन नहीं था, पेन बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी शायद, इसीलिए मेरी बॉडी का जो सिस्टम है वो शट डाउन की तैयारी कर रहा है और एक एक करके सारे प्रोग्राम्स को वो क्लोज कर रहा है। और इसीलिए मुझे ये सब यादें जो है पुरानी पुरानी कहाँ कहाँ से आ रही हैं मेरे दिमाग में, और शायद नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं होगा मेरे लिए। और ये रूम जो है 4 दीवारों के का जो ये कमरा है, मुझे लगता था सच में कि मैं कल सुबह नहीं निकल पाऊंगी इससे बाहर, अपनी फैमिली को नहीं देख पाऊंगी। और इसी तरह से कभी आंख लगी सोए और मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले यही ख्याल कि ओ माय गॉड, वाह एक नया मॉर्निंग है, गुड, बाहर से रोशनी आ रही है, चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं। इतना अच्छा लगता था कि वाह एक दिन है, मीन्स हम हैं अभी। लगता था ओ माय गॉड, इतनी ब्लेसिंग्स हैं सबकी। मम्मी मेरी रोज सुबह शाम फोन करती थी, उनसे रहा नहीं जाता था। सबने मना कर रखा था कि मेरे पास फोन नहीं करे कोई, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं हाफ रही थी। और एक कोविड होने के 1 वीक के बाद मुझे चेस्ट में थोड़ी तकलीफ शुरू हुई, मेरा सांस लेने का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मैं बहुत हाफ रही थी और मुझे ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई। और डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया तो मेरे लंग्स में 40% इन्फेक्शन आ गया था, और इसकी वजह से ही मुझे ये सब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो खैर उसकी तो ट्रीटमेंट चली, पर मम्मी से रहा नहीं जाता था, वो मुझे सुबह शाम बात करती थी और वो मुझे हमेशा यही कहती थी तुम ठीक हो जाओगी, सब ठीक हो रहा है। बच्चे भी दरवाजे के पास से मुझे हाँ मम्मी ठीक हो जाएगा, हस्बैंड तो खैर मुझे कहते ही थे कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक होना। और मुझे मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कभी कभी इस दरवाजे के इस तरफ करवट लेके मैं लेटी होती थी और वो दरवाजे के पास मास्क लगा के मेरे हस्बैंड खड़े होते थे और मुझे आवाज़ देते रहते थे कि तुम उठो, टेम्परेचर चेक करो, तुम अपना ऑक्सीमीटर में चेक करो, सब वो कहते थे चेक करके मुझे व्हाट्सएप करो, पर मैं हिल ही नहीं पाती थी। तो वो मुझे जैसे ही कहते थे अच्छा मैं पीपी किट पहन के अंदर आता हूँ तुम्हारा सब चेक करने के लिए, उन्होंने एक पीपी किट खरीद के रखा था। ये सुनते ही मैं तुरंत हाथ से उनको इशारा करती थी कि नहीं मत आओ, किसी को आने की जरूरत है। मुझे मुझे अंदर से फिर जोश आ जाता था कि नहीं किसी को मैं घूमने नहीं दूंगी मेरे कमरे में। फिर मैं हिम्मत उससे बनती थी कि नहीं इन लोगों को नहीं होना चाहिए। जैसे चेतना जी ने कहा ना कि मुझे था कि मेरे फैमिली में मैं और किसी को नहीं हो, ये मैंने ठान के रखा था कि मैं और किसी को नहीं होने दूंगी। तो मुझे भी यही था कि ये लोग बचे हुए हैं, मैं अंदर से किसी को आने दूंगी, अकेले रहूंगी जेल में कैदी की तरह रही मैं। तो इस तरह से जब एवरी मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता था। फिर वो मोबाइल में देखो इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं गेट वेल सून के, ये सब चीज़ें हैं, तो लगता था कि चलो हमने कुछ बहुत अच्छा किया है तभी हमें लाइफ जो है मिल रही है इस तरीके से। और फिर वो हम चार्ज हो जाते थे, रिचार्ज हो जाते थे हम, नहीं मुझे ठीक होना है, देखो मैं ठीक हूँ, आज बेटर है पहले से, कल दर्द हो रहा था आज तो ठीक है, ठीक हो जाऊंगी ऐसे करके। और सुबह सुबह फिर हस्बैंड मेरे आते थे, लेमन टी पीती हूँ मॉर्निंग में, तो वो मेरे लेमन टी और ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह लेके मैं फिर खिड़की खोल के, क्योंकि मैं बाहर बालकनी में नहीं जा सकती, तो विंडो खोल के और वहाँ मैं बैठ के और वही प्राणायाम करती थी मैं। उसने मुझे बहुत सहारा दिया है प्राणायाम में।
मैं कहती हूँ, मेरा मैसेज सबके लिए है कि आप प्राणायाम जरूर करें, वो हर तरह की तकलीफों से आपको बचाता है, ओवरऑल आपको एक स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी देता है। तो प्राणायाम ने बचाया है, काफी किया है, जितना हो पाता था, लंबी सांस नहीं ले पाती थी। तो ये जो नेगेटिविटी थी ना, उससे पॉजिटिव होने में मैंने भी मेडिटेशन किया है, जैसे चेतना जी ने कहा मेडिटेशन से पॉजिटिविटी आती है, मेडिटेशन किया करती थी। और कुछ इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक्स होते हैं वो सुना करती थी, फ्लूट के ये सब। तो उससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी वाइब्स, आपके पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। एक विष्णु सहस्त्र नाम है, उसका मैंने रखा हुआ है, वो मैं एवरीडे मॉर्निंग उठते ही, मेरा सर दुखता था फिर भी मैं हल्के वॉल्यूम पे मैं वो लगा देती थी कि उनमें पॉजिटिव वाइब्स आए। तो ये सभी काम करती हैं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ये सारी चीज़ों का मिला जुला जो है वो प्रभाव होता है हमारे कोविड पे, और हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं, ये मैं मानती हूँ। तो इस ढंग से पॉजिटिव अप्रोच आया कि नहीं हमें हम तो अब ठीक होंगे। और मम्मी को भी मैं फ़ोन पर कहा करती थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और हफ्ते 10 दिन बाद मेरी सहेलियों का भी फ़ोन आने लग गया था किसी किसी का, तो मैं उनसे फ्रेंड से बात करती थी। और पॉजिटिव अप्रोच आए भी कैसे नहीं, अब आप बताइए। नेबर्स, फ्रेंड्स, जानने वाले इतना हेल्प कर रहे हैं, वो अपनी ओर से जितना हो सके आगे बढ़ के करने को तैयार है। मेरे घर में खाना बहुत कम दिन बना उन दिनों, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरे नेबर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मना कर दिया था, नहीं तुम्हें टिफिन नहीं लगवाना है। मेरे पास फोन आता था, नहीं नहीं टिफिन मत लगवाओ, हम खाना बना के भेज रहे हैं, बच्चों को घर का खाना मिलेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हम टेस्ट चेंज कर करके देंगे। तो इतना ज़्यादा उन लोगों ने किया है कि मैं क्या बताऊँ, हर तरफ से तो पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही थी। तो अगर थोड़ा बहुत अपने तकलीफों से और स्ट्रगल की वजह से कभी निगेटिविटी आ भी जाती है, तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती थी। नेगेटिविटी की जो भावना होती है वैसे भी कुछ स्ट्रांग होती है, लेकिन उसकी लाइफ कम होती है, आप लोगों को ही पता है। पॉजिटिविटी है जो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस तरीके से हर तरफ से पॉजिटिव आया सब कुछ। मेरी फ्रेंड यहाँ बैठी है प्रीति अज्ञात, उन्होंने भी मुझे इतना ज़्यादा, जिस दिन मुझे प्रीति का फ़ोन आया था उस दिन मैं, प्रीति को पता नहीं है, प्रीति से बात करते हुए मैंने अपने आप को बहुत रोक के रखा था। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ मैं बहुत रोई हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं जाके उसको एकदम से ज़ोर से पकड़ के एकदम कडल कर लूँ, ऐसे गले लगा लूँ। मुझे उन दिनों ये चीज़ मैंने बहुत महसूस किया कि मुझे सारे फ्रेंड्स को एकदम गले लगाना है। मैंने कई सहेलियों को बोला कि मैं सबको गले लगाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, क्योंकि सब लोग इतना इतने इतने अच्छे हैं ना लोग। मैं कहती हूँ कोविड में इतने अच्छे लोगों को देखा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप दूसरे लोगों के लिए भी देखिए। हाँ ठीक है कि कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं, नेगेटिविटी भी है, ये बात सच है, लेकिन बैलेंस कैसे है, अच्छे लोगों से बैलेंस है। अच्छे लोग भी हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सब अजनबियों को लोग हेल्प कर रहे हैं, जिनको नहीं जानते हैं उनको भी मदद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों ने बहुत काम किया है। और इस तरह से मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ी कि नहीं कुछ भी है तो क्या है, आई नो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और जैसे चेतना जी ने कहा कि जो आते थे कहीं कहीं से मैसेज, उसका रिप्लाई देना मैं ज़रूरी समझती थी। तो मैं भी बात तो नहीं ज़्यादा कर पाती थी, हाँफती थी, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती थी सबको। और उधर से पॉजिटिव आता था, इधर से भी मैं अपनी परेशानी भी बताती थी और साथ में कहती थी हाँ आई नो, मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है कि मुझे बिल्कुल ठीक होना है और मैं ठीक हो भी रही हूँ। ऐसे करके मैं स्माइली भेजा करती थी सबको। तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं और मैं कहूँ टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है। अगर कोविड आज से 30 साल पहले होता, जब व्हाट्सएप नहीं था, वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे और घर में एक ही लैंडलाइन फ़ोन होता था, तब आइसोलेशन में शायद हम फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाते किसी से, तब तो और मुश्किल होता। तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत पॉजिटिविटी फैलाने में बहुत हेल्प किया है, अवेयरनेस भी बहुत मिली है, डॉक्टर्स का भी वीडियोस देखा है, डॉक्टर ए.के. अग्रवाल के वीडियो से ही बहुत हेल्प मिला। हालांकि बहुत दुखद है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो इसी ढंग से पॉजिटिव अप्रोच आने के बाद रिकवरी शुरू हुई और फिर मैं रिकवरी की ओर बढ़ी। नीता जी आपका पॉजिटिव अप्रोच कैसे आया? बिल्कुल, जैसे आपने बताया, चेतना जी ने बताया कि सवेरे सवेरे म्यूजिक लगाना, वो मेरे घर में सबको मालूम है कि सब क्लासिकल सिंगर है। पहले तो जब बेटी थी तो वो तानपुरा बजाकर रियाज करती थी, लेकिन अभी जब मैं शुरू करती हूँ घर का काम, तो पहले घर में म्यूजिक ही बजता है और वो दोपहर तक बजते रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि अरे ये मुझे जो तकलीफ हो रही है, आपने कहा ना कि अब ने क्या होगा, जिस दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बहुत फास्ट
गाड़ी ड्राइव करने की आदत है, और मैं हमेशा ऐसे बैठी रहती हूँ, और वो मुझे ऐसा धक्का लगा के बोलते हैं कि आराम से बैठो, तुम ऐसा करोगी तो मैं रुकूंगा नहीं। तो उस दिन मैं बोल रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी चलिए, मुझे कुछ हो रहा है ना, मुझे अंधेरे जैसा लग रहा था कि अब पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, नाउ तो यार गॉन, ऐसा मुझे लग रहा था उस दिन। फिर सब ठीक होने लगा। मुझे लगता है कि अरे अभी तो मैंने जिंदगी शुरू की है, मैंने कुछ अपने लिए तो कुछ जिया ही नहीं है, मैं अभी जी रही हूँ, इतना अच्छा जी रही हूँ। और उसके बाद मुझे मेरे 2 बच्चों के भी शादी करने की बाकी है कि भाई इनकी शादी हो जाए तो बाद में मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते फिर मेरा क्या होगा जब तुम चली जाओगे वो लोग तो अपने आप को संभाल लेंगे। तो मैं वो बोलते कि नहीं, हमको जब भी जाना है हम दोनों को साथ में ही जाना है, कैसे भी करके, वो हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये विचार मुझे आते रहते थे कि कभी भी कुछ, और मुझे जो हार्ट की तकलीफ है, रात को मुझे इतनी सांस मेरी एकदम ये हो जाती थी कि मुझे लगता था कि सुबह होगी कि नहीं होगी। तो रात को मैं प्रेयर करती हूँ, सुबह उठ के जैसे बिस्तर में प्रेयर करती हूँ कि भाई मुझे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए। फिर रात को कहती हूँ कि मेरी रात बहुत अच्छी जाए, मुझे सुबह जल्दी जगाना। ये मेरी हमेशा भगवान से प्रार्थना रहती है, और वो मेरी प्रार्थना सुनते मैं हमेशा सुबह जल्दी बिना अलार्म के जाग जाती हूँ। तो जैसे सुबह जागती हूँ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, बहुत अच्छी रात गई और बहुत अच्छा दिन देना। तो ये जैसे रोज होता है, मुझे रोज लगता है, मैं कभी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे एक आध बार ऐसा मन में आ गया कि मैं सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी, क्योंकि कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेल हुआ है, हमारे करीबी रिश्ते वालों को हुआ है, फ्रेंड सर्कल में, घर आने के बाद में हुआ है। और मेरे जो डॉक्टर है वो कार्डियक सर्जन भी है, तो मैं बार बार उनको फोन करके मैं चेकअप करवाया, मैंने ईसीजी करवाया, कहा सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, मेडिसिन चल रही है। फिर भी मुझे अभी भी कुछ अविश्वास जो कहता है ना, आज भी मैं सुबह डॉक्टर के पास गई थी, दोनों डॉक्टर ने बोला तुम 100 साल जीने वाली हो, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब पोस्ट कोविड सब इफेक्ट्स है, वो 1 आध महीने में चला जाएगा, आप डरिए मत, अब दवाई भी बंद कर दीजिए धीरे धीरे, और ये तो सब नॉर्मल है, ये सांस फूलना है, थकान महसूस होना है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन रात को एक टाइम मुझे लगता है कभी कभी कि शायद सांस बंद हो गई, सुबह नहीं उठी तो क्या होगा ये, लेकिन भगवान सब अच्छा करता है, और मैं अच्छा सोचती हूँ। जैसे मैं उस दिन हमारी बात हो रही थी कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जो मैंने एक फिल्म देखी थी, बहुत टाइम हो गया, चलो दिल्ली, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें शुरुआत में स्टोरी इतनी हमको बोरिंग लगती है कि भाई क्या है, जो एक्टर है विनय पाठक, वो हर चीज को बोलता है कि चलो भाई मोबाइल घूम गया, मोबाइल बिगड़ गया, क्या बात है, लैपटॉप गुम हो गया, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नया आ जाएगा, फ्लाइट मिस हो गई, क्या है, दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी। तो ये पूरी स्टोरी चलते चलते हमको लगता है कि नहीं भाई स्टोरी में कुछ नहीं, लेकिन जब हम लास्ट में देखते हैं तो हमको लगता है कि सही में ये जब सब चीजें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं जब आजू बाजू में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोविड हुआ, लेकिन मुझे कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली, मुझे कितना अच्छा गर्म खाना मिला। मेरी जो फ्रेंड थी उसने ये शुरू किया है कि वो सबको, जो कोविड पेशेंट्स है जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला है, पूरा फैमिली कोविड पेशेंट्स है, तो उनके घर में वो टिफिन पहुंचाती है। तो मेरे यहाँ दोनों टाइम टिफिन आता था। फिर मेरे महाराज ने भी फोन किया कि आप सब ठीक हो तो मैं आ जाऊं, तो उसने कहा नहीं, आपको 1 महीने तक किसी को भी घर में बुलाना नहीं है, मैं ही सुबह शाम भेजूंगी। तो गरम गरम टिफिन आ जाता था, हस्बैंड ठीक हो गए, सब पूरी जो ग्रोसरी है, फ्रूट्स है, वो सब आ रहा है घर में, तो मुझे किस बात की कमी है। और ये पॉजिटिविटी मुझे हमेशा, सिर्फ कोविड में ही नहीं, जीवन की हर तकलीफ में, हर मुश्किल में, पहले मैं घबरा जाती हूँ, वैसे मैं इतनी बहादुर भी नहीं हूँ, मैं डरपोक जरूर हूँ, डर जाती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को मना लेती हूँ कि नहीं नहीं, ये तो सिचुएशन बहुत इजी है। मेरे पास एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि मेरे पास जीरो भी नहीं था, मैं ये कहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि शून्य से सर्जन किया है हमने, तो एक बार ऐसा था कि मेरे पास शून्य भी नहीं था, मैं माइनस में थी, और तब भी मैं नहीं घबराई। मैंने ईश्वर का जो बहुत बहुत मैंने धन्यवाद किया कि चलो भाई आप मेरे साथ हो, और मैंने जो ऐसी जर्नी शुरू की है मेरी
और मुझे वो शून्य के आगे फिर आंकड़े लगते गए। शून्य मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए, लेकिन बच्चों ने फिर आगे इतने आंकड़े लगा दिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये बीमारी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतने मैंने लोगों को रोते हुए दिखा है, लोगों के पास दवाई नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, तो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। और मुझे अपने आप को जिंदा रखना है, मेरे सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, आप सब लोगों के लिए। क्योंकि प्रीति जी, मल्लिका जी, निर्जा जी, आप सब लोग फ्रेंड्स मुझे मैसेजेस भेजते थे। मल्लिका जी तो एकदम बेचैन हो गई, क्योंकि अगले दिन हमारी बात हुई थी कि मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, ना मैंने फ़ोन किया ना मैसेज किया, वो बेचैन हो गई। उसने सब जगह फ़ोन लगा के पूछा कि ये कहाँ है, क्या हुआ है इसको। तो फिर सबने बताया कि भाई ऐसा है और अभी ठीक है। मेरी बेटी से बात हुई कि भाई तुम्हारी सब चिंता कर रहे हैं, कर्मा फाउंडेशन वालों ने इतनी मेरी केयर की, उन्होंने सबने फ़ोन किया। तो ये सब जो पॉजिटिविटी मुझे चारों ओर से मिली, सबका इतना प्यार मिला, तो मुझे लगा कि मैं कितनी लकी हूँ कि जो हज़ारों लोगों के पास नहीं है, जो मेरे पास है। तो मुझे ज़िंदा तो रहना ही है, और मुझे ये सारी सिचुएशन मुझे ज़िंदा रखेगी। और आज आप सब लोगों के सामने हूँ मैं। तो आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ सभी लोगों का, कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे। और हम बेचैन हो जाते हैं एक दूसरे के बिना, और ये प्यार हमेशा बना रहे। और मेरी जिगरी इच्छा है कि जब भी मैं ठीक हो जाऊं, तो सबसे पहले मैं ये जो मीटिंग है वो अपने घर में करूंगी, आप सभी के साथ। ईश्वर करे आपने इससे बहुत अच्छे पूरी गीता जी, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं, कि हम जल्दी मिलें, फिर से मिलें। गीता जी, आप अपनी पॉजिटिविटी की जर्नी हमें हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज। मैं पॉजिटिविटी की बात कहाँ से शुरू करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना था, स्पीक व्हाट यू वांट, नेवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। तो मैं अपने ब्रेन में ना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने से भी डरती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे हमेशा एक ही थॉट आता है कि माई फैमिली इज बीइंग हेल्दी डे बाय डे, मतलब आई एम दिस आई एम द पावरफुल सोल। ये मेरे माइंड से निकलता ही नहीं है। मैंने इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शुद्ध निरोगी कंचन काया हूँ, कि मैं इस थॉट को अपने दिमाग से जाने ही नहीं देती। ये मुझे बहुत, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे भी चैलेंजेस हैं, वेरिकोज वेन्स है, ब्रोंकियल एस्थमा है, और मैं 5-6-7 पिलो डेली लगाकर सोती हूँ 12 महीना। मुझे अपने लेग्स को एलिवेट करके ही नींद आती है, और वो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हार्ट जाता है। तो जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज हैं वो सब मेरी नॉर्मल लाइफ के साथ चलते हैं, उनकी वजह से कभी कुछ रुका नहीं। तो फिर कोविड में मैं खुद को कैसे रुकने देती भला, बताओ तो। तो बस मैंने सोचा कि जब मुझे हर मेडिसिन मिल रही है, मैं इतनी लकी रही कि ऊपर ही केमिस्ट रहती हैं हमारे टॉप फ्लोर पे, 12th फ्लोर पर ही हमारी केमिस्ट फ्रेंड रहती है। इधर डॉक्टर ने दवाई बताई, उधर फोन करके ऑर्डर किया, दवाई आ गई। लेबोरेटरी में फोन किया, रात को लेट नाइट भी मैसेज किया, तो सुबह ब्लड टेस्ट वाले भैया आ गए। तो भगवान ने इतना साथ दिया है कि मैं रात दिन शुक्रिया करती रहती हूँ, करती रहूंगी, और वो भी कम ही होगा। दवाइयाँ आप मिलती गई, टेस्ट होते गए, और के अग्रवाल की जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड एजुकेशन थी वो तो मेरे दिमाग में रटी हुई थी कि डे 0 को ट्रेस करो, डे 1 से सिम्टम चेक करो, डे 3 को ऑब्जर्व करो, एंड डे 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, एंड HRCT लेट नहीं करना है। और अगर 3 to 5 डेज को पकड़ लिया तो कोविड-19 का लफड़ा खत्म। कोविड-19 का लफड़ा जब खत्म उन्होंने कर दिया तो मैं क्यों नेगेटिव हूँ, आई वॉज पॉजिटिव। तो और दूसरे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ कुछ चैलेंजेस मुझे आते हैं, वो एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहते, ब्रीदिंग नहीं करना चाहते, उन्हें सिखानी थी। बेटा दवाइयाँ नहीं खाना चाहता। तो अगर मैं पॉजिटिव होकर उनके पास जाऊंगी कि देखो मैं सब कुछ कर रही हूँ, आई एम गेटिंग हील्ड, मैं तुमसे पहले मुझे हुआ था, मैं ठीक हो गई हूँ, तुम भी हो जाओगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन इज टू बी गिवन एवरी टाइम एवरीवेयर। अगर मैं गुस्से में जाती तो मेरी कोई सुनने नहीं वाला था। तो बस मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा, पॉजिटिव रखा। निर्जा जी ने मुझे मैसेज करती रही, आपने भी, दीदी जी आपने भी मेरा हाल पूछा। ऐसे ही मेरी डिक्शनरी में मैं आपको बता नहीं सकती, हजारों दोस्त हैं जो मुझे दिलों जान से भी प्यारे हैं। मेरी तमन्ना है कि एक दिन सबको इकट्ठा करके नवंबर में जो मेरी 50th बर्थडे पार्टी आ रही है ना, उसमें सबको बुला लूं। और तब तक तो बस आप इतना कह दो कि नवंबर में ये कोविड चला जाएगा और थर्ड वेव नहीं आएगी। तो पॉजिटिविटी को तो हम जितना फैलाएंगे उतना ही कम होगा। स्प्रेड पॉजिटिविटी एज मच एज यू कैन एंड एवरीवेयर यू गो। सो इट शुड बी इन योर ब्लड। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आएगी और जाएगी।
शिवानी जी ने सिखाया था कि इट्स ए मेंटल स्टेट, यू नो, इट्स ए मेंटल स्टेट, चूज टू बी हैप्पी. सो आई डिड. थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल. जितना भी आपने सही कहा, हमें अगर हम पॉजिटिव अंदर से होंगे तो हम पॉजिटिविटी हम बाहर फैला सकते हैं, ये बात भी सही है. और पॉजिटिविटी तो है, हर तरफ है. इतने सारे दोस्त हैं, निर्जा जी ने भी मुझे फ़ोन किया, इतने सारे लोगों ने, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, तो सभी लोगों का शुक्रिया. अभी तो वो लोग यहाँ है भी नहीं, इतने सारे लोग जिन लोगों ने हमारा इतना साथ दिया था, जो है उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. और ये है कि डॉक्टर की एडवाइस को हमें पूरी तरह से माननी है. पॉजिटिव अप्रोच तो हमारे साथ रहेगा ही, सोच हमें अपना विचार पॉजिटिव रखना है, लेकिन साथ में कोविड को हमें हल्केपन से नहीं लेना है. मैंने हल्के से नहीं लिया, डॉक्टर के एडवाइस को कम्प्लीटली फॉलो करना है. जो मेडिसिन है उनका जो रूटीन है उसको बिल्कुल क्रम टूटने नहीं देना है, वो हमें कम्प्लीटली हमने फॉलो किया, मैंने किया है. और डाइट का भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर किया था डॉक्टर ने कि डाइट एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, आपको खाया जाए या ना खाया जाए फिर भी आपको फुल स्टमक खाना है. और जो लोग हैं जो जिनको पहले से पता था, उन लोगों की ओर से भी मैसेज आ रहे थे भी खाने पे काफ़ी ध्यान दो, हाइड्रेशन पे बहुत फोकस करो, प्रोटीन डाइट लो. तो ये सभी चीज़ें हर तरफ से आ रही थी. तो एक वो मन में था कि चलो भाई ये ऐसी बीमारी है जिसमें डाइट का और हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि पहले हम बीमार पड़े हैं, पहले भी हमें बुखार वगैरह कुछ कुछ हुआ है, पर पहले कई बार ऐसा होता था 2-2 दिन हम लोग थोड़ी सी खिचड़ी या कुछ ऐसा हल्का सा खा के रह जाते थे. और बीमारियां कई बार ऐसी होती हैं बस ड्रिप्स पे रह जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है. पर ये कोविड ऐसा है कि आपको तीनों टाइम पेट भर के फुल डाइट लेना है. तो वो उसका मैंने भी पूरी तरह से फॉलो किया, क्योंकि हालांकि मुझसे खाया नहीं जाता था. मैं बता रही हूँ कि जैसे नीता जी ने कहा टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, वो मेरे साथ भी हुआ था. मुझे फूड का कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे किसी चीज़ का स्मेल नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था. लेकिन फिर भी उसमें आपके माइंड में है कि नहीं आपको फिर भी खाना है, भले ही आपके आंसू आ रहे हैं खाना खाने में, आपको पता नहीं पड़ रहा कि आप खट्टा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप खाओ. तो वो खाना अच्छे से खाया है, हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से केयर किया है, और डॉक्टर की एडवाइस को कम्प्लीटली टोटली जैसे का उन्होंने बताया वैसे का वैसे फॉलो किया है. तब इन सभी चीज़ों ने मिल करके, और जो पॉजिटिव अप्रोच है वो तो है ही, ये सभी चीज़ें और प्राणायाम का भी इसमें रोल है, वो सभी चीज़ों ने मिल करके हमें कोविड से बाहर निकाला. मुझे लगता है कमोबेश हम तीनों का जो अनुभव है वो लगभग एक जैसा है. नीता जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है और इनका ऑक्सीजन जो है वो मैंने अभी सुना तो मुझे बड़ा अलार्मिंग लगा, एक ही हो गया था. क्योंकि लकीली मेरा ऑक्सीजन थ्रू आउट काफ़ी अच्छा रहा, 98-99 ऐसा मेरा ऑक्सीजन रहता था. और पल्स रेट मेरा जो है हमेशा 100 से ऊपर 115 ऐसा रहता था. पर और जो बीपी है वो ऑन ऑफ होता है, तो इसमें बीपी का भी डॉक्टर ने कहा था एवरी 3 आवर्स बीपी चेक करना ज़रूरी है. क्योंकि कोविड में क्या होता है सबको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारे अंदर जो ब्लड जो हमारी रगों में बह रहा है वेन्स में, वो उसका स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बदलता है. सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ. अगर हम दिन में सुबह में ब्लड टेस्ट करवाएं उसका रिपोर्ट कुछ और आएगा, शाम को कुछ और आएगा. इतनी तेजी से वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था. वो मैंने महसूस किया अपने खुद के, क्योंकि 2-3 वीक के अंदर चार ब्लड टेस्ट हुए और हर बार ये रिपोर्ट्स बिल्कुल इधर की उधर, कोई किसी से मैच ही नहीं होती थी. कभी डी डाइमर बढ़ा हुआ, कभी डी डाइमर एकदम घट गया, कभी हीमोग्लोबिन बढ़ा घटा. तो इस ढंग से काफ़ी सारी चीज़ें उलट पुलट हो रही थी. तो वो कोविड में ऐसा होता है. ये बात यह है कि हमें घबराना नहीं है, हमें मान के चलना है, एक्सेप्ट करके कि कोविड में ऐसा होता ही है. ये सिम्टम्स हैं, इसके वायरस के ये सिम्टम्स ही है कि इस ढंग से हम घबराए नहीं इस चीज़ को. ये हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, इसको एक्सेप्ट स्वीकार करना ज़रूरी है. तो बस वैसे ही मैंने भी स्वीकार किया कि चलो कोई बात नहीं, डी डाइमर बढ़ गया तो पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था. तब तो पता ही नहीं था कि उसकी वजह से बढ़ रहा है. तो धीरे धीरे कोविड घर में आया तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत, जानकारियाँ इतनी बढ़ी इसके बारे में, पहले कुछ ज़्यादा पता नहीं था. जब हमने डील किया तो हमें बहुत कुछ, अब तो हम बहुत अच्छे से किसी को गाइड कर सकते हैं, है ना. बस ये कि कोविड पेशेंट को टच नहीं करते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, अदरवाइज हम उसका पूरा केयर कर सकते हैं. इसके लायक तो हमें कोविड ने बना दिया है कि बस एक डॉक्टर की एडवाइस होगी, बाकी हम तो संभाल लेंगे, हमें सब पता है किस ढंग से केयर करना है. तो ये सब चीज़ें हमें कोविड ने सिखाया है. इसके साथ साथ 14 तो नहीं, मेरा तो उससे ज़्यादा ही था. मेरा आइसोलेशन करीबन 20 दिन का हो गया था, क्योंकि मेरा जो सेकंड रिपोर्ट था वो उसमें भी मैं पॉजिटिव आ गई थी.
तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा और अभी रेस्ट में ही रहिए, और रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। रेस्ट ही आपको फाइनली उबारता है। दवाइयाँ आपको कोविड के प्रभाव से, जो वायरस है उसके लोड को कम करती हैं, वायरस को किल करती हैं, जो कुछ वो अंदर आपके फाइट इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और आपको फाइट कर सके आपका बॉडी, उसके लायक आपको बनाती है। पर जो वीकनेस हमें इतनी हो गई थी, उसे बढ़ाने के लिए जो मेन जो रोल था वो अच्छा जो डाइट थी, हाइड्रेशन था, और रेस्ट खूब करना है। मैंने तो किया था रेस्ट, हालांकि बाद में मन उब जाता है, ऐसा नहीं करता है बाहर निकले थोड़ा घूमे थोड़ा, लेकिन बॉडी अलाउ भी नहीं करता है ज़्यादा घूमना फिरना। बहुत जल्दी थकान हो जा रही थी, थोड़ा सा चलो तो पैरों में ऐसे कुछ सुइयां सी चुभने लग रही थी, सांस फूलने लग रहा है, हाँफ रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। पर ठीक है, रेस्ट के साथ जो है ये सब चीज़ें धीरे धीरे आई हैं। अभी भी वीकनेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मेरी अभी बची हुई है। मुझे अभी भी ऑन एंड ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी दिन मुझे शोल्डर पेन होता है, किसी दिन मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी दिन में। और चेतना जी को अब मैंने मैसेज भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे आज नींद का दौरा पड़ गया। ब्रेकफास्ट के बाद जो मैं सोई तो सीधा लंच के टाइम उठी हूँ, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो ये कोविड का सिम्टम है, ये सब पोस्ट कोविड। ये हमको एक्सेप्ट करना है कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा जीवन भर ऐसा रहने वाले हैं, ये चीज़ें चली जाएंगी, हम फिर नॉर्मल लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन अभी अगर बॉडी कह रहा है कि थोड़ा रेस्ट करो, सो जाओ, तो एक्चुअली आप सो जाओ, काम को छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, आप खाना अच्छे से खाओ। और अगर बॉडी कह रहा है कि नहीं घंटे भर रेस्ट करना है तो कर लो, घंटे नहीं 1.5 घंटे 2 घंटे कर लो। अभी तो मैं तो यही कर रही हूँ कि नींद आ रही है तो सब कुछ छोड़ के भी मैं आके सो गई। मैंने कुकिंग भी नहीं की थी, मैंने मेरी बेटी को बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी बेटा, आज मुझे बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है। तो मेरी बेटी ने बेचारी ने उसने कुकिंग में भी आज उसने सब्जी वब्जी बनाया, और मैं सोई रही, और सोई तो बहुत गहरी नींद सोई। सो के उठी तो अच्छा फील हो रहा है, तो मैं फिर ये प्रोग्राम अटेंड कर पा रही हूँ। अगर मैं ज़बरदस्ती जगा के उस टाइम खुद को काम में बिजी रखती तो मैं सही कहती हूँ अभी प्रोग्राम में मैं इतना बोल नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादा बोलने के बाद आपको ही पता है अभी भी हम इतना बोल रहे हैं, तो आज शाम को गार्गल करना पड़ेगा अभी हमें, और थोड़ा चाय पीनी पड़ेगी अदरक वाली, क्योंकि यहाँ कुछ होने लगता है नेक में, और सिर भी भारी हो जाता है। अभी हो चुका है अभी तक बट ठीक है, हमें सबसे मिलना था, सबसे बातें करनी थी। और मत बोलो, अब और मत बोलो, स्पेन पड़ रहा है अब तुम्हारे ऊपर। नहीं कुछ और मत बोलो, नहीं घंटे भर से तुम लोग बोल रहे हो। नीता जी और चेतना जी अपनी ओर से लास्ट में जो कहना चाहे वो कहेंगी। मैं तो अपनी 4 पंक्तियां आपको सुना देती हूँ, मैं अपनी ओर से कंक्लूड करूँ कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो इस ढंग से हमने पॉजिटिव अप्रोच लेकर के रास्ता बनाया, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके ब्लेसिंग से, आप सबके गुड विशेष से, आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से। मधु जी ने मुझे फोन किया था, मधु शोषी जी ने, और मेरी आवाज़ सुनकर घबरा गई भी नहीं था। मैं तो ठीक हो जाओ फिर बात करूंगी, मैं इतना कांप रही थी। तो फिर मैं ठीक हुई, तो फिर मैंने उनसे बात किया। आप सबके आशीर्वाद से हम सब ठीक हुए हैं, और आगे आप स्वस्थ रहे और सब लोग स्वस्थ रहे, मैं कामना करती हूँ। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना है उससे विश्व जो है वो पूरा विश्व बाहर आए, हम सब इससे बाहर आए। जितनी क्षति पहुँचनी थी वो पहुँच चुकी, बहुत पहुँची, हम बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, इसलिए चाहते हैं कि हम अब वापस पहले के जैसा वो फ्री लाइफ, पूरा फ्रीडम वाला एक दूसरे के साथ आराम से मिल सके, और किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना रहे, उसमें हम वापस आना चाहते हैं। तो ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम जल्दी से जल्दी कोविड से बाहर आए। चेतना जी और नीता जी अपने जो शब्द हैं उनके साथ अब आप बोले तो फिर हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जितना हम डरते हैं कोविड के नाम से उतना नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते कि मृत्यु दर कुछ 5 लोग अगर मृत्यु हो रहा है उनका, तो 95% ठीक भी हो रहे, घर आ रहे हैं। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हम बस अब कोविड आ गया अब हम बचेंगे नहीं या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट है वो हमारे फैमिली डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, जो मेरे डॉक्टर ने किया है। उन्होंने हमें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने दिया, उन्होंने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाने दिया, उनके ड्रिप से और इंजेक्शन से मैं ठीक हो गई इतना ज़्यादा होने के बाद में। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और कुछ मेरी अपनी पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ कि लौटाई है सांसें फिर से जिसने मेरी, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ।
लौटाई है सांसें फिर से जिसने मेरी, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। घड़ी दो घड़ी के अंधेरों से घबराना तो ना सीखा था मैंने, जिंदगी नई भेजने वाले तहे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ। कुछ पल के लिए ही सही सवाल बन चुकी थी जिंदगी मेरी, उखड़ी हुई उन सांसों का करारा जवाब मैं हूँ। चंद लम्हे जो बह गए दुश्वारियों की लहरों पर, खुशनुमा जिंदगी की अब फिर साझेदार हूँ मैं, खुशनुमा जिंदगी की अब फिर साझेदार हूँ मैं भी यही कामना करूंगी कि बस पूरा विश्व अब खुश रहे, ये कोरोना जल्द से जल्द जाए और हम फिर से स्वस्थ हो जाए सब, और ऐसे नहीं एक दूसरे से ऐसे गले मिलके हम मिले और खूब मजे करें। ईश्वर करे वो दिन जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, आप कहिए। मैं सिर्फ इसी बात को ताज्जुब कर रही थी कि आपकी बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर की। आपने लिखा था फेसबुक पे कि आपका 980 वो हो गया था ऑक्सीजन लेवल। अब मेरे हस्बैंड ये बिलीव करने को तैयार नहीं कि बिना आपको ऑक्सीजन सपोर्ट के आपका ऑक्सीजन लेवल कैसे अप हुआ। मेरे मेरे डॉक्टर ने ये कहा, उसके पहले मुझे ड्रिप लगती थी और जो इंजेक्शंस मैं लेती थी, तो डॉक्टर के, क्योंकि उस टाइम पर एम्बुलेंस का तो कोई सवाल ही नहीं था बुलाने का, और मैं जब मुझे लगा कि मेरा 80, हमने 3 ऑक्सीमीटर्स में जैसे हमने देखा, तो मैं उल्टी सो गई। और ये जो आयुर्वेदिक नुस्खा है, अपना कपूर और लौंग और अजवाइन की जो पोटली है, वो मैंने बहुत देर तक सुनती रही और पानी वगैरह खूब पिया और तुरंत मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई। हालांकि मैं लिफ्ट से गई, मैं चल के गई, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम यहाँ तक चलकर आए हो तो ये तुम्हारा विल पावर दिखाता है, बाकी तुम बिना एम्बुलेंस के आ ही नहीं सकते। और उन्होंने तुरंत मुझे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो ये जो एक अंदर का विल पावर है ना, ये भी काम करता है कि नहीं भाई, हमें करना ही, हमें जाना ही है, कुछ भी करना है, सांस को रोकना नहीं है, सांस को चलाना ही है। तो ये सांस चल गई मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एकदम चक्कर से आने लगे, वो एकदम घबरा गए। उन्होंने फोन किया कि 80 मतलब क्या है एकदम से, और मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद ये गलत है, ये का भी प्रॉब्लम था, हार्ट का भी प्रॉब्लम था। हाँ, हार्ट का तो प्रॉब्लम। उसके बाद भी आपको हॉस्पिटल नहीं रखा गया? नहीं नहीं, मैं सरवाइव कर गई, मैं जिंदा बच गई। ये बहुत बड़ा मिरेकल जैसे ही है। बिल्कुल। देखिए नीता जी, वो जो कहते हैं ना, जाको राखे साईं आप आ सके, हाँ, क्योंकि मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है। ऑक्सीमीटर में अगर 90 से भी लो आना शुरू हो जाए बिल्कुल तो बिल्कुल बस बोलते चलो भाई अब तो ऑक्सीजन लगाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे ब्रदर इन लोग को ऐसा हुआ था, उनको 90 तक पहुंचा तो हम सब घबरा गए। तब हमें तो कुछ नहीं था कि नहीं भाई जल्दी हम हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटलाइज हो जाओ, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। लेकिन उनका भी इसी तरह से ठीक हो गया। लेकिन मेरा तो बिल्कुल है ना, मैं खुद चक्कर में आ गई। मैंने कहा ये क्या, ये शायद इसका मेरे जो ऑक्सीमीटर है उसके सेल खत्म हो गए हैं, ऐसा कुछ तो ये खराब हो गया है। 2-3 बार हमने किया, दूसरे दोनों से हमने किया, लेकिन उसमें भी 80 बताया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अबव 82, 83 ऐसा, मैं उल्टा आधे घंटे तक सो ही रही। और फिर जब डॉक्टर को फोन लगा, बोले तुरंत आ जाओ। फिर ट्रीटमेंट के बाद में 94 तक। पैदल क्यों जाना पड़ा आपको? पैदल नहीं, पैदल मीन्स कि बिना एम्बुलेंस के आप आए, या तो व्हीलचेयर में आपको लाना पड़ा। अच्छा, हाँ, ऐसे नीचे गाड़ी तक गई, गाड़ी से भी नहीं, आपकी बात सही है नीता जी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग था, आपकी स्पिरिट कितनी हाई थी कि आपका ऑक्सीजन लेवल 80 आ गया, फिर भी आपने हॉस्पिटलाइज होने से खुद को बचाया। आपके डॉक्टर ने भी बहुत सही ट्रीटमेंट दी आपकी, और आपके बॉडी ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मेडिसिन दवाइयों पर आपका साथ दिया। आपके मेंटली भी आपने खुद को स्ट्रांग रखा है, आपके परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि ये आपका जो कंडीशन है वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होने जैसा सुनने में लग रहा है, लेकिन फिर भी आप ठीक हो गई। तो अब तो कुछ नहीं, आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। आपने शब्द भी बहुत अच्छे, पंक्तियां जो लिखी बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। आप मुझे भेजिएगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगी घर में सबको, और रोज पढ़ूंगी ये, क्योंकि ये बहुत प्रोत्साहन देने वाली पंक्तियां हैं, है ना। तो बहुत अच्छा पर रखा है इसको। और मैंने डॉक्टर को भी मेंशन किया है कि ये जो फैमिली डॉक्टर हमको इतने सालों से जानते हैं। और ये एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप किसी इधर उधर डॉक्टर के पास मत जाइए या सीधे हॉस्पिटलाइज मत हो जाइए। सबसे पहले आप अपने जो फैमिली डॉक्टर है, जो आपको सालों से जानते हैं, उनको पता है कि आपकी क्या बीमारी है, आपको क्या डायबिटीज है, कुछ उसके हिसाब से अगर वो ट्रीटमेंट करते हैं
करते हैं तो आप सही हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कोविड हुआ तो हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। आपकी बात सही है, क्योंकि मेरा भी हुआ था तो हम भी हॉस्पिटल में हम नहीं भागे, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है हमने उनको ही अप्रोच किया और वो डॉक्टर ने इतने माइल्ड दवाइयों के साथ मेरी ट्रीटमेंट शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत से बहुत हेवी डोजेस मुझे नहीं देना है, उन्होंने कहा स्टेरॉइड्स वगैरह दे रहे हैं लोग लेकिन जरूरत के अनुसार देंगे, ऐसा नहीं कि हर किसी को दे देंगे, आपको जरूरत नहीं है तो इसमें हम आपको अभी नहीं देंगे। और इस डॉक्टर ने बहुत तरीके से मेरा ट्रीटमेंट सिस्टमेटिक ढंग से किया। तो फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचना बेस्ट आइडिया है, मैं मानती हूँ। चेतना जी कुछ कहना चाह रही हैं? नीता जी आपकी पंक्तियां बहुत ही मोटिवेटिंग थी, प्लीज कर्मभूमि ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम सबको इंस्पायर करेंगी। और आपने जिस विल पावर से आप जो है यहाँ आज हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इसके लिए तो हम आपको सलाम ठोकते हैं। अरे सभी के लिए सही है कि आप हम सब सरवाइव कर गए हैं, और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि किसी को भी ये बीमारी ना दे, दूर दूर तक के जो रिश्ते वाले हैं या पूरी दुनिया में किसी को भी, ये चीज बहुत खतरनाक है। कल उसमें बैठा था गोष्ठी में, तो उसमें एक लेडी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसे हम घर में बंद है, घर में पिंजरे में बंद है, तो वो कहती तो क्या हुआ, पिंजरा तो आलिशान है। ये बात सही है, पिंजरा बहुत आलिशान है, घर में रह के ठीक होना पिंजरा तो आलिशान, उन दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि तो ये बात भी देखो कितनी पॉजिटिव है कि घर तो सब इतना अच्छा है हमारा, आलिशान है, अपना घर है, अपना बेड है, सब कुछ अपना है। क्योंकि जो लोग उन लोगों को बहुत लोनली फील हुआ, वो लोगों को बहुत मुश्किल हुई, पॉजिटिविटी लाना उनके लिए और भी मुश्किल था। क्योंकि हॉस्पिटल में हर तरफ आपको नेगेटिविटी देख रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, कुछ लोगों की डेथ हो रही है, कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन वो ध्यान आपको वो फ्री नहीं रहने देगा इस टाइम से कि आप ठीक हो रहे हैं। इसलिए घर में अगर जो ठीक हो जाए ना, उसके लिए तो मैं कहूँ बहुत ही अच्छी बात है। ये किस्मत है हमारी कि हम तीनों ही घर पे रह के ठीक हो गए हैं और अब आगे ठीक ही रहेंगे। प्रीति अगर आप हैं तो हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें। आई थिंक हमने हाँ बिल्कुल मैं हूँ, और चेतना शायद कुछ कहना उनका बाकी है अभी, तो मैं चाहूंगी चेतना अपनी बात कह दें। हाँ चेतना जी आप कहिए। नीता जी आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, तो जैसा कि विनीता आपने कहा कि हम सब लोगों ने हेल्दी डाइट खाया, हाई प्रोटीन्स भी लिया, काढ़ा लिया, गर्म पानी में नींबू लिया, दिन भर हमारा होम प्रोग्राम होता था, उसमें हमें पिक्चरें देखने का, गाने सुनने का टाइम मिलता ही नहीं था, सारा टाइम तो अपनी सेवा करने में ही चला गया। तो लेकिन फिर हुआ क्या कि जब मेरे हस्बैंड को बाद में मुझे 5-6 दिन ही हुए थे ये सब करते करते, तो मेरे हस्बैंड उसके बाद में इतने ज्यादा बीमार हो गए कि उनको बहुत जरूरत थी कि अब कोई उन्हें सपोर्ट करे। तो जैसे आपने रेस्ट के बारे में कहा था कि हमें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो मैंने 6-7वें दिन अपने डबल मास्किंग करके घर के मौसम का नजारा लिया, चारों तरफ घूमी, और मैं देखकर हैरान हो गई कि हे भगवान, कहीं ये मैं अपने ही घर में हूँ या मैं कहाँ आ गई। और पता है मुझे यहाँ पर ये शेयर करना थोड़ा, इट्स रियली हार्ड टू शेयर कि आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं अभी तक बातें कर रही थी ना कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन मैं रोई 2 मिनट तक कि हे भगवान, मेरे किचन का ही क्या हो गया, मेरे घर का ही क्या हाल हो गया। मैंने कहा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने सब सफाई कर दी, सब अच्छे से 3-4 घंटे लगा के पूरे घर का जितना मैं कर सकती थी कर दिया। और जब मैं रूम में वापस सोने के लिए आई तो मैंने देखा फीवर था 100.5। नेक्स्ट डे डॉक्टर से पूछा कि मेरा फीवर ठीक हो गया था, फिर ये दोबारा कैसे आ गया, आपने कोई एक्सर्शन किया? डॉक्टर ने पूछा। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा किया था। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एक्सर्शन करते हैं तो फीवर बढ़ता है, तबीयत डाउन जाती है। मैंने होशियारी दिखा दी है, कोई और ना दिखाए। और दूसरा मेरे हस्बैंड का भी था कि उनको मतलब किसी ने कहा कि घर गंदा हो रहा है, पोछा नहीं लगा, तो उन्होंने स्टैंडिंग पोछा लगा दिया अपने 4th डे में। तो स्टैंडिंग पोछा ड्राइंग डाइनिंग का ही लगाया था। उसके बाद पल्स एकदम हाई हो गई, 140 पल्स हो गई और 160 पल्स हो गई। और उससे पहले भी एक बार हुआ था कि ब्लड टेस्ट के लिए लेके गए थे गाड़ी से घर वालों को, तो वापस आए थे तो 140 पल्स हो गई। तो फिर हमें इमरजेंसी में शेल्बी जाकर के ECG कराना पड़ा। थैंकफुली मैंने उससे पहले इतना प्रोसेस कर दिया था कि पोटली भी आप स्मेल करो, नेबुलाइजर भी कर लो और प्रोनिंग करो, सब कुछ करवा दिया उनको। उसके बाद हमने ECG कराई, तो इसलिए थैंकफुली आई डोंट नो व्हाई ECG नॉर्मल आ गई थी। तो बहुत बार फेसेस आएंगे, प्लस माइनस, दिल करेगा कि कुछ भी करके हम थोड़ा सा काम करके आते हैं, पर कोशिश करनी है कि रेस्ट को, प्राइवेट को इम्पोर्टेंस दें
और ये तभी हो पाएगा जब हमारे सभी दोस्त, लेफ्ट राइट पड़ोसी सब अपनी पूरी जिस्ट के साथ हमारे को सपोर्ट करेंगे, तो हमारे रेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हमें होममेड खाना प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी एक मोटिवेशन है कि जितना हमें मदद मिलेगी उतना ही हम रेस्ट करेंगे और हम जल्दी रिकवर होके आप सबका थैंक यू उतनी ही जल्दी और भी कर पाएंगे। तो मैं भी 2 पंक्तियों के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई हौसला देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आप सबको जितना भी धन्यवाद करूं कम होगा। खुश नसीब हूँ जो आज आप सबके साथ बैठी हूँ और अपने दिल की बात कह पा रही हूँ। आई रियली लव यू ऑल एंड वेटिंग टू सी यू like anything as soon as possible at Netaji's place. डेफिनेटली जितना आप काफी इमोशनली स्ट्रांग है एंड आपने बहुत ही अच्छी बात कही ना, चूज टू बी हैप्पी। तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें सबको इसी ब्रह्म वाक्य को अपना लेना चाहिए, और आप तीनों ने तो डेफिनेटली इसको अपनाया ही है जिस तरह से आप लोग अपनी स्टोरी बता रहे हो। विनीता, आपने जो कॉल वाली बात कही थी, मैं बताऊं कि आप कितनी भावुक थी, वो मुझे महसूस हुआ था। और यहाँ भी वही स्थिति है। मैंने, नीरजा जी अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे शेयर भी की थी ये बात। सो आपके जो आंसू जो रुके हुए थे ना, वो यहाँ तक पहुंचे थे। और लेकिन तुमने एक बात बहुत अच्छी कही है आज इस पूरे उसमें जो अपन जब बात कर रहे थे, तुमने कहा कि आइसोलेशन में जो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने काफी सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली अगर ये व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल्स, ये मैसेजेस, ये सब अगर हमारे बीच नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। भले हम अपने ही घर में, अपने ही कमरे में भी अगर आइसोलेट है ना, लेकिन आप जुड़े नहीं हो अगर लोगों से, तो बहुत मुश्किल है। और आप टाइम पास करने के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि चलो बैठे बैठे ये देख लिया, वो देख लिया। तो इसको ब्लेसिंग की तरह लिया जा सकता है कि चलो टेक्नोलॉजी ने, हाँ बिल्कुल, बहुत सपोर्ट किया। और नीता जी, तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल लगी। और उस समय मैं देख रही थी मधु जी को। मधु जी, आई थिंक यू आर क्राइंग दैट टाइम व्हेन आप एकदम, मैंने बर्स्ट होते हुए देखा आपको कि वो लग रहा था कि आप जितना दर्द और ये सब कैसे आप लोग सह रहे थे, कैसे, मतलब भगवान ना करे किसी को भी इतना तकलीफ हो। बहुत ही मतलब दुख हो रहा था सुन सुन के कि कैसे आप लोगों ने, अब विनीता को तो कितनी तकलीफ हुई है बेचारी को, इतनी ज्यादा इसकी बॉडी में इतना पेन, कह रही है करवट भी बदल नहीं पाती थी, अपने आप से दवाई लेना। एक इसने जो ये बात कही ना कि उस वक्त मन करता है कोई आपके सर पे बाम लगा दे, कोई कोई कंपनी तेल लगा दे, सहला दे, और वो चीज भी तो बड़ी तकलीफ देती है ना कि कोई आपका हाथ भी नहीं पकड़ रहा है, कोई आपके पास आ भी नहीं रहा है। वो भी बहुत दुख देती है ना बात। क्योंकि बीमारी में ये चीजें तो इमोशनली सपोर्ट देती हैं हमको ना, कि किसी ने हाँ सहला दिया है ना, हाँ हेल्प कर दी हाँ, कुछ। वही। यहाँ पर खुद करना है, अपने कपड़े भी धोने, अपने बर्तन भी, और, और नो मैं रूम सच भी, आपको बात एवरीथिंग। बताऊं, हम क्योंकि हम और मेरे हस्बैंड दोनों बिल्कुल यहाँ अकेले रहते हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग इतना ज्यादा डरते हैं, इतना जी ज्यादा मुझे पता डरते है। हैं। और ये जैसे रिपोर्ट की बात हुई, जब मेरे को एक बार डेंगू हुआ, मेरे को जब डेंगू की रिपोर्ट आई और उसमें आया कि मुझे डेंगू है, तो मैं फूट फूट के रोने लगी। आई नो कि मेरा भी जब पॉजिटिव आ गया तो मैं भी रोने लगी थी थोड़ा सा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने एक बात यहाँ पे शेयर नहीं किया सबसे, हालांकि पता ही है सबको कि जो पीड़ा थी, शारीरिक पीड़ा अपनी जगह पर थी, इसके साथ ही इसे मैं कोविड में ही थी, आइसोलेशन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। इसी बीच में मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी खो दिया, और वो भी कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई। तो ये चीज़ हमारे पेन को इस घटना ने कई गुना और बढ़ा दिया, और मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई उस दिन, जिस दिन उनका ये सब हुआ। और मेरे हस्बैंड को उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उनको कोई संभाले, उनको कोई कंसोल करे। और वो मेरे एक कमरे के ही दरवाजे के बाहर, मेरे रूम का दरवाजा खुला था, वो चेयर पे बैठे थे और वो फूट फूट के रो रहे थे। मम्मी का वो मोबाइल पे और ये चल रहा था, वीडियो कॉल में उन्होंने मम्मी का अंतिम दर्शन करवा रहे थे वहां से घर के लोग, और मेरे हस्बैंड बच्चों की तरफ फूट फूट के रो रहे थे। वो अपनी माँ के छोटे बेटे थे जिन्होंने बहुत बचपन से ही, क्लास 1 से ही हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था, तो माँ के पास वो बहुत कम रहे हैं।
और उस वक्त मेरे दोनों बच्चे सन्नाटे में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करें। उन्होंने पापा को कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। और मेरी ऐसी मजबूरी कि मेरे हस्बैंड सामने रो रहे हैं, मैं उनके आंसू नहीं पोंछ सकती हूँ, उनके पास नहीं जा सकती हूँ, उनके कंधे को नहीं सहला सकती हूँ। ये जो मजबूरी मैंने उस दिन फेस किया, उस दिन मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है उस एक्सपीरियंस के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि उसको कैसे बयां करूं, कि उसको क्या कहा जाए, कि कोई व्यक्ति इतना मजबूर कैसे हो सकता है कि अपना परिवार सामने है। मैं यहाँ पलंग पे बैठ के रो रही थी और हस्बैंड मेरे चेयर पे बैठ के रो रहे थे, और मैं उठ के उनके पास में जाना चाही तो उन्होंने हाथ के इशारे से, सिर्फ उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और बच्चों की तरफ दिखाया इशारा करके, मतलब कि विनीता अभी तुम ठीक नहीं हो, दोनों बच्चे भी यहाँ खड़े हैं, तुम बताओ। हालांकि हम सब ने मास्क पहना था, लेकिन वो तो मुझे अभी तो काफी तबीयत खराब थी उस वक्त, तो रिपोर्ट भी नहीं गया था, सेकंड रिपोर्ट का भी नहीं गया था, नहीं मैं तो अंदर ही थी, काफी ये था। तो वो सब मजबूरियां अगर देखने चाहूँ तो मेरा जो कोविड का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ मेरे कोविड का नहीं है, ये सब चीजें भी उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। और साथ में फिर घर वालों का फिर वहाँ से ये प्रपोजल आना कि कोविड बहुत पीक पे है, इसलिए मम्मी जी का जो लास्ट रिचुअल्स है उसमें कोई रिलेटिव जो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं वो नहीं आएंगे, और जो नेटिव पे है वो ही अपने आप वहाँ पर कर लेंगे सारा कुछ, और कोई नहीं जा सकता है क्योंकि घर घर में कोविड पेशेंट्स हैं। तो अपनी मम्मी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाना, और तो वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी थी, मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, दयालु स्त्री थी, और मेरा उनका बहुत अच्छा केमिस्ट्री था। कुछ ऐसा नहीं था कि हमारे बीच वैसा हो होता है। विनीता, मेरी मौसी के ऐसा ही हुआ है कि उनके बेटा उनका इतना सीरियस हो गया, वो देखकर ही उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ के समय बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, सीरियस कंडीशन में था, और बाद में जो घटना हुई तुमको भी पता होगा कि उनका बिल्कुल गायब हो गया। और बेटा, जब बेटे को पता चला कि ऐसा किस्सा हुआ है, बॉडी ही नहीं मिल रहा है, तो उसकी स्थिति फिर से इतनी सीरियस हो गई कि अगेन उसको 10 दिन और हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। मतलब ये बहुत दर्दनाक घटना है। हाँ, वो मैं आपको बता रही हूँ मल्लिका जी, क्योंकि कोविड में हम मेंटली और फिजिकली इतने वीक हो चुके होते हैं कि हम एक छोटा सा भी स्ट्रेस नहीं झेल सकते हैं। उनकी तो माँ की बॉडी नहीं मिल रही थी, तो बहुत बड़ा उनके लिए शॉक था ये। और मेरी मदर इन लॉ के जाने का जो उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई, मैं क्या अपने हस्बैंड को संभालती, मेरी हालत खराब हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया, मेरे हाथ पाँव कांपने लगे और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर मेरे घर के सारे लोग मुझे संभालने में लग गए, तो ये ढंग से हो रहा था। हम अभी भी इन दिनों भी अभी 1 महीना जैसे 1.25 महीना हो भी गया है, लेकिन फिर भी हम अभी उतने स्ट्रांग नहीं है कि हम किसी भी तरह के स्ट्रेस को या टेंशन को हम बेयर कर सके। हमें अभी खुश रहना है। तबीयत को बिगाड़ देता है, बहुत जल्दी बिगाड़ देता है, क्योंकि हम नहीं झेल पा रहे हैं। देखिए, चेतना जी ने कहा कि हमने सफाई की तो 100.5 फीवर आया, उसी ढंग से अभी ठीक होने के बाद भी अभी रिकवरी चल ही रही है, अंदर हीलिंग चल ही रहा है। तो अभी अगर हम थोड़ा सा भी वो फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो वो इतना क्विक वो दिखाता है ना अपना रिएक्शन, कि हमें फिर वो पूरी तरह से डाउन कर देता है। हम एकदम अजीब मोड में, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात सही है कि हर तरफ से ऐसे दुख भरी खबरें आ रही हैं। सॉरी प्रणव जी, आंटी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, आई एम सो सॉरी फॉर दिस इज इररेलेवेंट लॉस व्हिच कैन नेवर बी फुल, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं आप, बहुत मुश्किल। इसलिए बहुत मुश्किल लगा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। एक ही फैमिली में कितना कई तरह की सीरियस ऐसे घटनाएं हुई हैं। हम सबकी ओर से आने के लिए श्रद्धांजलि है, हम सबको बहुत दुख हुआ, मुझे अभी भी पता चला, वी आर सो सॉरी। और बस, और मैं चाहूंगी कि मल्लिका जी कुछ अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, वो भी कुछ कहें। मेरे पास भी कहने के लिए वैसे बहुत कुछ है, कि एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में भी कोविड आ चुका था। सबसे पहले करीब मतलब 2-2.5 महीनों से मैं भी बहुत परेशान रही। सबसे पहले हमारे घर में वो आकांक्षा, मेरी बहू की जो फ्रेंड रहती है, उसको हुआ। वो 2nd फ्लोर में रहती है, इसलिए वो आइसोलेट रही और तुरंत उसने ट्रीटमेंट भी सारी ली, तो 12-15 दिन में वो ठीक हो गई। उसके बाद मेरी बहू को हुआ,
और बहू ठीक हुई 10-15 दिन में, उसके बाद मेरे बेटे सोहम को हुआ। ये 3 लोग हमारे घर में कोविड से गुजर चुके हैं, लेकिन उनका, मेरा बेटा जिस लाइन में काम करता है ना, सब वाइल्ड लाइफ में और इसमें, तो उनको ये शिक्षा दी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो उनका कहना, इसलिए उन्होंने कहीं सोशल साइट पे कहीं भी ये शेयर नहीं किया। मैं इतना टेंस रहती थी वो, क्योंकि माँ के सामने जब बच्चे बीमार हो ना, तो उससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं होती। बहुत ज्यादा टेंशन होता है। मेरी मौसी का वही हाल हुआ था कि बेटे को क्यों ऐसा हो गया, बेटे का क्या होगा। तो मेरा भी सेम टेंशन था। लेकिन वो बोलते थे कि मम्मी ये ऐसे सब होता रहता है, ऐसा जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप इतना टेंशन मत करो। क्योंकि उन्होंने बहुत सही तरीके से आइसोलेट हुए, बहुत सही तरीके से डॉक्टर की बात मानी उन्होंने। अपने फैमिली डॉक्टर हमारे भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत सही ट्रीटमेंट किया। उनको भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, वो रिकवर हो गए। और साथ में मेरे घर में मेरा पोता रहता है। सबसे बड़ा टेंशन उसका था कि 7-8 साल का बच्चा अगर घर में है तो उसके लिए क्या करे। पहले बहू को जब हुआ तो उसे नानी के घर भेज दिया गया, उसका भी कोविड टेस्ट करवाया गया तो नेगेटिव आया। 15 दिन के बाद जब वापस आया और 2 दिन के बाद फिर उसके पापा को हो गया, तो अगेन ये प्रॉब्लम हुआ कि अब बच्चे को कहाँ रखे। तो डॉक्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि अब बच्चे को आपके पास ही रखिए, नाना नानी के घर मत भेजिए और दादा दादी के पास भी मत जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे हमेशा कैरियर होते हैं। वो कोविड के कैरियर बन सकते हैं, उनको होगा नहीं लेकिन वो दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो आपके माता पिता जो एजेड है तो उनके पास बच्चे को मत जाने दीजिए। और आपके पास, क्योंकि आकांक्षा ऑलरेडी रिकवर होके बाहर आ गई थी तो उसके लिए इतना खतरा नहीं था, तो बोले बच्चा आपके साथ रहेगा। तो सबसे बड़ा टेंशन जो था वो विवान के लिए था कि उसको क्या कैसे संभालेंगे। तो ये एक तीसरा टेंशन। लकीली जैसे मधु जी ने बोला कि हमारे घर अच्छे हैं, बड़े हैं, इसीलिए हमको आइसोलेशन में वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि अगर किसी के घर में एक ही बाथरूम टॉयलेट है तो उस वहां संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा था कि हर एक के अलग अलग रूम और अलग अलग बाथरूम टॉयलेट थे, तो वो डर इतना नहीं रहा कि दूसरों को फैलेगा। और मैं तो जिस दिन सोहम को हुआ उसके अगले दिन तो मैं वहां उसके पास बैठ के बातें करके आई और मैंने बोला कि तू थोड़ा खांस रहा है, तुझे थोड़ी सर्दी लग रही है। और दूसरे दिन सुबह जाके देखा तो दरवाजा बंद बेडरूम का। और मैंने पूछा तुझे सोहम कहाँ गया? बोले वो तो आइसोलेट हो गया। अभी मैं दूसरे दिन, अगले दिन जो उसके पास बैठ करके आई थी, तो मुझे भी उतना ही ज्यादा टेंशन होने लगा कि अब कहीं हम लोगों को ना हो जाए। लेकिन मैं एक चीज ये भी मानती हूँ कि हमने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं। तो मैं ये मन से, अभी जैसे वो अमेरिका के डॉक्टर ने भी कहा ना कि इंडिया की कोवैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुई है अभी, ये जो नया वेरिएंट आया सेकेंड वेव में। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे देश के डॉक्टरों ने सच में बहुत मेहनत की है, अपनी जान लगाई है इस वैक्सीन के लिए। तो हमें इस वैक्सीन को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। देश राज में सब अलग चीज है, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने जो किया उससे करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा वैक्सीन जो वर्ल्ड की टक्कर ले सके। बाकी सब विकसित विकासशील देश है, हमारा देश अगर अमेरिका जैसे देश को टक्कर